क्या होगा इसका ऑप्शन? विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो व्यक्ति का विकास हो रहा है तो उसमें पर्यावरण और वंशानुक्रम दोनों ही महत्वपूर्ण है। वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणिक कारणों और उनकी पारस्परिक क्रिया का विचार क्रिया पर, यानी कि वंशानुक्रम के साथ साथ पर्यावरण का पारस्परिक क्या हो रहा है? क्रिया हो रहा है। दोनों के आपस में, ये दोनों आपस में क्या इंटरकनेक्टेड होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? क्वेश्चन पूछ रहा है विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। पहला ऑप्शन, विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है। ठीक है, विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। ठीक है, व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं। इसमें क्या हो रहा है, कौन सा सिद्धांत सही नहीं है? आप लोग बताइए आंसर। कौन कौन सा सिद्धांत है, पहले उसको छांट लीजिए, इसके बाद जो बचेगा वो आपका ऑप्शन। व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करता है, यह हम पता है। सभी व्यक्ति का, मानव का विकास का प्रारूप एक जैसा होता है, लेकिन गति और दर अलग होती है। यह हम लोग का विकास का सिद्धांत है, ये ऐसे ही अलग हो गया। विकास की सटीक गति और प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। विकास की सटीक गति और प्रकृति जो होती है जन्म के समय निर्धारित हो जाती है, बताइए तो। अच्छा, ऑप्शन नंबर 2 बोल रहा है विकास समय के साथ साथ धीरे धीरे घटित होता है। समय के साथ साथ घटित नहीं होता है। हम शिशुअवस्था में ही रहते हैं तो हमारा पूरा डेवलपमेंट हो जाता है, समय के साथ साथ हमारा विकास होता है। समय, विकास समय के साथ साथ धीरे धीरे घटित होता है। जैसे जैसे समय बढ़ता है हमारा विकास होते जाता है। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, क्रम के अनुसार। विकास क्रमिक नहीं होता है, क्रमानुसार नहीं चलता है। शिशुअवस्था, इसके बाद पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था के बाद ना क्रमिक रूप से ही घटित होता है। तो विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। ये ऑप्शन हम लोग का क्या होगा? जन्म के समय नहीं निर्धारित होती है कि बच्चा किस गति से, मान लीजिए शिशुअवस्था में बच्चा जन्म लिया है जन्म के समय ही, और वो किस गति से आगे की तरफ बढ़ेगा हमको कैसे पता चल जाएगा? देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे सकती हैं, ये हम लोग का लिंग से निर्धारित है। अपने अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। ठीक है, इसका सही विवेचन क्या है? लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होती है। अवधान मतलब फोकस करना। ठीक है, लड़कियों की तुलना लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होती है, इसीलिए शिक्षक लड़कियों की तुलना लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। दूसरा बोल रहा है यह शिक्षक में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। शिक्षक जो लड़कों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ये लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। तीसरा बोल रहा है कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, और चौथा ऑप्शन बोल रहा है लड़कियों की तुलना में लड़कों में शैक्षिक क्षमताएं काफी अधिक होती है। चलिए, क्या होगा? क्वेश्चन बोल रहा है अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचन क्या है? ये भी हम आप लोग को पढ़ाएंगे, ये लैंगिक भेदभाव है। ठीक है, 2 नंबर लैंगिक भेदभाव, यानी कि शिक्षक जो है लिंग पक्षपात करते हैं। लड़कों को ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है, लड़कों को ज्यादा ऑफर किया जाता है हर चीज के लिए। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? लैंगिक भेदभाव हो जाएगा, लैंगिक रूढ़िवादी विचारधारा जिसको हम लोग कहेंगे। चलिए, आप लोग को हम लोग विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक पढ़ाए हैं ना। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दृश्य रूप से बाधित। दृश्य का मतलब देखने रूप से, नहीं क्वेश्चन समझ में आ रहा, बगल में इंग्लिश में दिया हुआ है। What introductions adaptations should a teachers make while working with the students who are visual challenged, जो कि देख नहीं सकता है। दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए?
बच्चा दृश्य रूप से बाधित है, शिक्षक को कैसे उस बच्चे को पढ़ाना चाहिए, कैसे उसको ऑर्डर देने चाहिए या फिर कैसे उस बच्चे को ट्रीट करना चाहिए। तो कई प्रकार के दृश्य प्रस्तुतों का प्रयोग करना चाहिए। बच्चा तो देख ही नहीं सक रहा है, तो हम उसको दृश्य सामग्री दिखा के क्या करेंगे? ठीक है। अगला बोल रहा है स्वयं अभिविन्यास करना ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से देख सके। यहाँ पे देखने का जिक्र अगेन हो गया है, बच्चा देखेगा कैसे, वो तो अंधा है। अनेक प्रकार के लिखित कार्यों विशेष रूप से वर्कशीटों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ठीक है। स्पष्ट रूप से बोलना तथा छू कर महसूस करने वाली सामग्री का अधिक मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। क्या होगा? फोर होगा? फोर नंबर। अगला है सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षक का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए। समावेशी कक्षा का मतलब आप लोग को हम ये टॉपिक नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन बहुत टफ नहीं है। समावेशी कक्षा का मतलब क्या है कि सभी बच्चों को, अगर वह थोड़ा आंशिक रूप से दृष्टिबाधित है या फिर वाणी विकलांग है या फिर बहरा है, थोड़ा कम सुनता है या फिर थोड़ा हकला कर तुतला कर बोलता है, तो उसको सामान्य बच्चों के साथ सामान्य रूप से शिक्षा का अधिकार है। ये समावेशी शिक्षा है। ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है सहयोगात्मक अधिगम। सहयोगात्मक का मतलब सहयोग से बच्चे सीख रहे हैं और हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए। ठीक है। तो सक्रिय रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। हतोत्साहित का मतलब बच्चे को डिमोरलाइज करता है। ठीक है। ये पहला ऑप्शन है। कभी कभी प्रयोग करना चाहिए, कभी कभी सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद बोल रहा है प्रयोग नहीं करना चाहिए। सहयोगात्मक यानी कि बच्चों को सहयोग के द्वारा दिखाने का प्रावधान रखना ही नहीं चाहिए। और सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। क्या होगा इसमें बताइए? पहला तो बोल रहा था कि सक्रिय रूप से हतोत्साहित, पहला ही ऑप्शन कट गया। कभी कभी प्रयोग, कभी कभी क्यों प्रयोग करेंगे? सहयोग का हम लोग उसको जरूरत है तो प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। सक्रिय रूप से आगे बढ़ना चाहिए, ये होगा। मैसेज कर देते हैं, ग्रुप भी तो नहीं बना, ये तो लिखा नहीं है ना, कोई नहीं जुड़ा है। जुड़ गई हैं आप? गुड आफ्टरनून। यस मैम, गुड आफ्टरनून। आपसे भूल गए कि ना, हम लोग कब से वेट कर रहे थे। नो मैम, लिंक आया ही नहीं था, हम सोचे शायद लिंक देगा। तो आप लोग को डेली मिलता है? नो मैम, इसी लिंक से जुड़े हैं। पहले ऐसे नहीं करते थे, अब लोग से लिंक तो आज की थाली को लिखने के लिए हर दिन थोड़ी लगता है लिंक। सब कुछ चाहिए। मोटिवेशन करवा दे कि नैतिक विकास? नैतिक विकास कोहेल वर्ग जी की रचना है। अभी तक आप लोग कोहली में पढ़ी थी वाइगोस्की जी और ब्रॉडली जी, और अब है हम लोग का कोहेल वर्ग। ठीक है। कोहेल वर्ग का नैतिक विकास, जो कि हम आप लोग को व्हाट्सएप कर दिए हैं। आप लोग पढ़ी हैं, एक बार भी रीड की हैं इसको? काम कर लेते से ज्यादा जरूरी ये है, कल से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। गायत्री जी, कल से एग्जाम स्टार्ट है, आप लोग का देख ली? यस मैम, नहीं दिया है अभी। ऐसा ना आपका एग्जाम चेक कर रहे हैं, लेकिन अभी नहीं आया। चेक करते रहिएगा। भाभी सामने कैमरा ऑन करके बैठिएगा।
सबको बोल दीजिए। चलिए कोहेल वाला हम लोग पढ़ेंगे नैतिक विकास मोरल डेवलपमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। कोशिश करेंगे कि इसको जितना जल्दी हो सके खत्म करें। टॉपिक तो बहुत कुछ है, हमको नहीं लगता है कि कंप्लीट है। चलिए तो अभी हम लोग पढ़ेंगे नैतिक विकास यानी कि मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट का मतलब आप लोग को क्या पता ही होगा। मोरल डेवलपमेंट का क्या, बच्चों का नैतिक रूप से क्या करना, विकास करना। मतलब बच्चों में अच्छी आदतों का विकास करना, बड़ों का किस प्रकार से रिस्पेक्ट करना है, ठीक है, किस लहजे में बात करनी है, कैसे आचरण रखने हैं दूसरों के साथ, ठीक है, छोटों के साथ किस तरह से बिहेव करने हैं, ये सब क्या है, हमारा मोरल ही ना है, हमारा मोरल डेवलपमेंट है। बच्चों को प्राइमरी सेक्शन में मोरल डेवलपमेंट पढ़ाया जाता है। आप जितने भी सीबीएसई स्कूल में देखिएगा बच्चों को मोरल डेवलपमेंट पढ़ाया जाता है, उनका एक बुक होता है अलग से। तो ये क्यों पढ़ाया जाता है, ताकि बच्चों का मोरली डेवलपमेंट हो सके, उनमें नैतिकता का विकास कराया जा सके, उनको कुछ ऐसे नैतिक चीजें या नैतिक बातें बताई जा सके जो कि आने वाले भविष्य में वो उसका प्रयोग करें। इस आधार पर बच्चों को हम लोग मोरल डेवलपमेंट का एक बच्चों को एक सिलेबस पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो नैतिक विकास का सामान्य अर्थ अगर हम लोग देखें तो बच्चों, किशोरों, वयस्कों में उचित तथा सही या गलत व्यवहार में अंतर करना सिखाना है कि ये व्यवहार उचित है तुम्हारा दूसरों के प्रति और ये व्यवहार दूसरों के प्रति गलत है। तो इन दोनों के बीच अंतर को बताना ही क्या कहलाएगा, हमारा नैतिक विकास कहलाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग जो हम लोग के जो मनोवैज्ञानिक है जो इस पे थ्योरी लिखे हैं वो है हम लोग के कोहेल वर्ग जी, ठीक है। हम बहुत ज्यादा डिटेल में आप लोग को ये नैतिक विकास नहीं पढ़ा रहे हैं। जो मेन है नैतिक विकास, ठीक है, कोहेल वर्ग, हम बस कोहेल वर्ग बताएंगे, बाकी जो भी कुछ है वो सब डिटेल में नहीं बताएंगे क्योंकि टाइम नहीं है। वो डिटेल में हम लोग को करने का बाद में समय आएगा, ठीक है। फिर से हम लोग क्लास करेंगे ना तो डिटेल में कराएंगे। अभी जितना जल्दी शॉर्ट में हो सके जिससे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर ले, हम वो चीज करवा रहे हैं और जो मेन टॉपिक है वही करवा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग नैतिक विकास किसके विषय में पढ़ेंगे, किस मनोवैज्ञानिक के विषय में पढ़ेंगे हम लोग, कोहेल वर्ग जी। प्याजे जी ने भी हम लोग का इसमें कुछ थ्योरी दिया है, प्याजे जी का भी एक थ्योरी है, लेकिन प्याजे जी से मेन प्याजे जी से क्वेश्चन नहीं आता है। प्याजे जी के अलावा क्वेश्चन किससे आएगा हम लोग का, यहाँ पे कोहेल वर्ग जी से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो जीन प्याजे का नैतिक विकास का सिद्धांत भी है जिसमें जीन प्याजे जी ने, हम आपको शॉर्टली बता दे रहे हैं, जीन प्याजे जी ने नैतिक विकास के सिद्धांत को दो भागों में बांटा है। एक को हम लोग कहते हैं प्याजे जी के अनुसार, ध्यान रखिएगा प्याजे जी के अनुसार, एक होता है हम लोग का स्वायत्तता का सिद्धांत प्याजे जी के अनुसार, और एक होता है प्रायत्तता का सिद्धांत, ठीक है। ये शायद हम आप लोगों को पहले भी बताए हैं, आई थिंक सो, पहले भी स्वायत्तता और प्रायत्तता बताए हैं। हाँ, प्रायत्त नैतिक अवस्था का सिद्धांत और स्वायत्त नैतिक अवस्था का सिद्धांत। प्याजे जी के अनुसार यह दो नैतिक अवस्था का सिद्धांत, ठीक है। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, बहुत रेयर आता है, लेकिन फिर भी हम आप लोग को बता रहे हैं। तो इस अवस्था को नैतिक विकास में हम लोग स्टेज ऑफ द मॉरलिज्म इसको अगर हम लोग कहेंगे, इस अवस्था में क्या होता है पता है, बच्चे जो होते हैं अवस्था में 2 से 8 वर्ष तक के बच्चे को दिया जाता है। कब से कब तक के बच्चे को, नैतिक विकास की इस अवस्था में 2 वर्ष से 8 वर्ष के बच्चे को लिया जाता है। तो 2 वर्ष से 8 वर्ष के बच्चे क्या है, बहुत ही छोटे हैं, ठीक है। ये हम लोग किस अवस्था तक आ गए, शैशवावस्था से स्टार्ट हो रहा है और हम लोग का पूर्व बाल्यावस्था तक ही फिनिश हो जा रहा है। तो इस अवस्था के बच्चे प्राय जो इनके अंदर जो नैतिकता होती है ना, दूसरों के कहे अनुसार होती। दूसरे जो कहते हैं बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, बड़ों को पैर नहीं लगाना चाहिए, बड़ों से ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तो बड़ों के अनुसार उनके अंदर जो भी नैतिकता होती है वो बड़ों के अनुसार आती है। वह बिना किसी तर्क के, बिना पलटवार किए, बिना किसी क्वेश्चन के अपने बड़ों के कहे गए बातों को क्या करते हैं, बच्चे एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसको हम लोग कहते हैं प्रायत्त नैतिकता की अवस्था, ठीक है। देखिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है, 2 से 8 वर्ष का बच्चा है, तो 2 से 8 वर्ष का बच्चा को उसके माता पिता ही जो कुछ भी बताते हैं, नैतिकता सिखाते हैं कि बेटा भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। वो वहां पे अपनी माँ से क्वेश्चन नहीं करेगा कि क्यों प्रणाम करना चाहिए, किस लिए प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि वह 2 से 8 वर्ष की अवस्था में है, ठीक है। उसमें जो भी नैतिकता आएगी दूसरों के कहे अनुसार आएगी, दूसरे उसको जो नैतिकता दे रहे हैं, जो बातें सिखा रहे हैं, बच्चे उसी को क्या करेंगे, एडॉप्ट करेंगे। क्योंकि इस स्टेज में बच्चे जो है अनुकरण के माध्यम से ही सीखते हैं। अपने माता पिता, अपने घर परिवार, आस पड़ोस, मित्र, भाई बंधु, इन सबका अनुकरण करते हैं और अनुकरण करके ही बच्चे
सीखते हैं। ठीक है, तो बच्चों को जो भी इस उम्र में नैतिकता आ रही है वो कहाँ से आ रही है, अपने बड़ों के कहे अनुसार आ रही है। तो बड़े जो कुछ भी कहेंगे कि तुमको ऐसा करना है, तुमको ऐसा नहीं करना है, वो बच्चे क्या है, बिना किसी तर्क के, बिना किसी क्वेश्चन के बच्चे उनकी बातों को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और उनके कहे अनुसार ही कार्य करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं प्रायत्त नैतिकता की अवस्था। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, इसके बाद होता है हम लोग का स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। अब ये स्वायत्त नैतिकता की जो अवस्था होती है, ये हो गया हम लोग का 9 से 11 साल की आयु से प्रारंभ होता है और उसके ऊपर तक भी चला जाता है। ठीक है, यह अवस्था जो होते हैं बड़े बच्चों में 9 से 11 साल की आयु में प्रारंभ होता है। इसको हम लोग कहते हैं स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। इस अवस्था में बच्चे जो होते हैं, आप उनको नैतिकता जो सिखाएंगे वो बड़ों के द्वारा सीखी गई होती है। स्वायत्त अवस्था में जो भी बच्चे सीख रहे हैं, प्रायत्त अवस्था में वो बड़ों के द्वारा ही सीख रहे हैं। वो कुछ बहुत कुछ उनके कैरेक्टर के अंदर क्या है, उनके व्यवहार में वो चीज शामिल हो चुका है। ठीक है, लेकिन अब इस अवस्था में बच्चों को अगर आप बोलेंगे कि बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो बच्चे आपसे तर्क वितर्क करेंगे, आपसे क्वेश्चन करेंगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर आप बोल रहे हैं कि बेटा मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, अगर माता पिता बच्चे को 9 से 11 वर्ष के बच्चे को नैतिकता सिखा रहे हैं और बोल रहे हैं कि बेटा मंगलवार को और बृहस्पतिवार को नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, तो वो आपकी बातों को ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो आपकी बातों को एक्सेप्ट करने से पहले अपने तर्क देगा कि क्यों नहीं खाना चाहिए, क्या रीजन है। ठीक है, हर दिन तो खाते हैं, इस दिन खाने में क्या प्रॉब्लम है। और आपके बातों को पहले तर्क के आधार पर वो क्या करेगा, तर्क के आधार पर उसको तौलेगा, इसके बाद जब वो सेटिस्फाइड होगा तब उस चीज को एक्सेप्ट करेगा। तो वहां पे जो नैतिकता होती है, प्रायत्त नैतिकता जो होती है, उसमें बच्चे अपने बड़ों के कहे अनुसार बातों को क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, बिना किसी पलटवार, बिना किसी क्वेश्चन के, बिना किसी तर्क के। लेकिन यहाँ बच्चे जो है तर्क करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, उनका अपने क्वेश्चन से जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं उस चीज को वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बस दोनों में यही है। पियाजे जी के अनुसार नैतिकता 2 प्रकार की होती है। पहला होता है प्रायत्त नैतिकता की अवस्था, जो कि हम लोग का 2 से 18 वर्ष। दूसरा होता है स्वायत्त नैतिकता की अवस्था, जो कि 9 से 11 वर्ष। तो प्रायत्त नैतिकता की अवस्था में बच्चे जो है नैतिकता को अपने माता पिता बड़ों के द्वारा कहे गए बातों को बिना किसी तर्क वितर्क के, बिना किसी क्वेश्चंस के हूबहू वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। और यहाँ क्या करते हैं, बच्चे उस पर तर्क करते हैं, उस पर प्रश्न करते हैं। इसके बाद उसको क्या करेंगे, जब वो सेटिस्फाइड होंगे तभी उसको एक्सेप्ट करेंगे, अन्यथा नहीं। ओके, ठीक है, ये था प्याजे जी के अनुसार। हम शॉर्ट में बताएं, बहुत शॉर्ट में बताएं, है बहुत इसमें। चलिए, एक नोट है, नोट को आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। देखा बोल रहा है कि मोटे तौर पर देखा जाएगा कि प्याजे जी के नैतिक विकास के सिद्धांत में मात्र 2 कारक अर्थात नियत और परिणाम पर अधिक बल दिया गया है, कि क्या नियत है और क्या उसका रिजल्ट निकल रहा है, किस नियत से वो काम किया जा रहा है, क्या उसका रिजल्ट निकल रहा है। यह प्याजे जी के नैतिक सिद्धांत पर है। ठीक है, परंतु आधुनिक शोधों से यह स्पष्ट हुआ है कि इन दोनों कारकों के अतिरिक्त और भी कारक हैं जिनका प्रभाव नैतिक विकास पर पड़ता है। प्याजे जी के अनुसार नियत पर और परिणाम पर विशेष फोकस किया गया है, लेकिन अगर और शोध किया गया तो क्या पता चला कि और भी बहुत सारे कारण हैं जो बच्चों के नैतिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, या फिर उनके नैतिक विकास, उनका नैतिकता का डेवलपमेंट करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ठीक है, अब वो हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक विचारधारा कोहेल वर्ग की थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, कोहेल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। चलिए, पहले तो प्याजे जी और कोहेल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कुछ समानताएं हैं जो कि हम लोग देख लेते हैं। तो कोहेल वर्ग जी अगर देखा जाए ना, तो 10 से 16 साल के बच्चों के लिए साक्षात्कार से प्राप्त तत्वों का विश्लेषण करके प्याजे के सिद्धांत को विस्तारित, मतलब जो प्याजे जी ने जो सिद्धांत दिया है उन्होंने बहुत शॉर्ट में दिया और बहुत कम रीजन बताया, उसी को उन्होंने क्या किया और विस्तार पूर्वक कोहेल वर्ग ने उसको और अधिक विस्तार पूर्वक करके उसको समझाया है। ठीक है, तो इन बच्चों को कई नैतिक दुविधाओं के क्या का सामना करवाया गया। वर्बली बोला गया कि बेटा अगर तुम्हारे सामने एक जगह एक साइड में चॉकलेट रखा गया और एक साइड में पेस्ट्रीज रखा गया, तो बोलो तुम क्या लोगे। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, तुमको अपनी मम्मी से झूठ बोलना है। झूठ बोलना क्या है, अनैतिकता है।
तो उसके लिए तुमको अपनी मम्मी से झूठ बोलना है। तुमको अगर मम्मी से झूठ बोलोगे तो प्रेस्टीज मिलेगा, मम्मी से झूठ नहीं बोलोगे तो चॉकलेट मिलेगा। तो ऐसे वर्बली बच्चों से क्वेश्चंस पूछकर, गायत्री जी, हाँ है, सॉरी, हमको लगा गायत्री जी भी चली गई। तो इस तरीके से बच्चों से क्वेश्चन पूछा गया और उनकी नैतिकता का मतलब क्या किया गया, जांच किया गया कि बच्चों में किस प्रकार की नैतिकता है। ठीक है, देखिए पहले तो प्याजे जी और कोहेल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में बहुत समानता है। ये चैप्टर जो है ना बहुत अच्छा है, आप लोगों को बहुत फास्ट और शॉर्ट में बता रहे हैं। प्याजे जी के समान कोहेल वर्ग ने भी सिद्धांत से बच्चों में नैतिक निर्णयों न कि उनकी क्रियाओं का विश्लेषण पर अधिक बल दिया है। ठीक है, जिस प्रकार प्याजे जी ने नैतिक सिद्धांत का जो थ्योरी दिया था, प्रायत्त और स्वायत्त नैतिकता का विकास का सिद्धांत दिया था, कोहेल वर्ग जी ने भी नैतिक निर्णय कि बच्चे किस प्रकार के नैतिक निर्णय लेते हैं। बच्चे को अगर किसी परिस्थिति में रखा जाता है, ठीक है, कि तुम मम्मी से झूठ बोलोगे तो तुमको पेस्ट्रीज मिलेगा और मम्मी से झूठ नहीं बोलोगे तो चॉकलेट मिलेगा। तो इस तरह की परिस्थिति बच्चों के सामने रखी जाती है, तो बच्चा का निर्णय क्या होता है, वो मम्मी से झूठ बोल रहा है या मम्मी से झूठ नहीं बोल रहा है। मेन उसके निर्णय पर प्याजे जी ने भी और कोहेल वर्ग ने भी, दोनों ने ही उनके निर्णयों पर ही विशेष फोकस किया है। ठीक है, अधिक बल दिया है। दूसरा बोल रहा है प्याजे के समान कोहेल वर्ग ने भी बच्चों के काल्पनिक कथाएं जिनमें नैतिक समस्याएं सम्मिलित होती है, संबंधित पक्षों का विश्लेषण कर इस सिद्धांत का विकास किया है। प्याजे जी और कोहेल वर्ग दोनों ही क्या है, हम लोग की काल्पनिक कथाएं, मतलब एक कहानी बना दिया गया, काल्पनिक कहानी जो कि रियल नहीं है, फैक्ट नहीं है। अभी हम लोग इसमें एक कहानी पढ़ेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसी पे कोहेल वर्ग जी का पूरा थ्योरी हम लोग का डिपेंड करता है। ठीक है, तो दोनों ने ही काल्पनिक कथाएं बनाई कि हम लोग जंगल में जा रहे थे, अचानक से हम लोग को एक बहुत भयानक डरावना सा इंसान मिल गया जो कि बहुत भूखा था। तो बताओ तुम्हारे पास खाने के लिए केवल एक ही रोटी है, तुम अपनी रोटी उसको दोगे या नहीं दोगे, क्या करोगे? अगर उसको अपनी रोटी नहीं देते हो तो ये तुम्हारे लिए क्या है, वो भूखा रह जाएगा, ये अनैतिकता है, उस मानव के साथ तुमने मानवता नहीं दिखाई। तो इस तरह की काल्पनिक कथाएं जो है प्याजे जी भी और कोहेल वर्ग जी भी दोनों ही काल्पनिक कथाएं बच्चों के सामने रख रहे हैं। वास्तविकता नहीं है, वास्तविकता नहीं है, क्या है, काल्पनिक कथाएं बनाकर उसके सामने रख रहे हैं। जैसे कि आप लोगों के सामने एक काल्पनिक कथा रहती है कि आप दोनों को ना सीटेट क्वालिफाइड करने के लिए चलिए आप हमको 10-10 हजार रुपये दीजिए, जहां आप लोग को सीटेट क्वालिफाइड करवा देंगे, लेकिन बशर्ते ये है कि आप लोग को किसी को वो चीज बताना नहीं है। ऐसे कुछ हम लोग काल्पनिक कहानियां बना के आपके सामने प्रस्तुत किया। आपका निर्णय क्या होता है, आपका निर्णय क्या तय करेगा कि आप में किस प्रकार की नैतिकता है, आपका निर्णय ये तय करेगा। वही बच्चों के सामने काल्पनिक कथाएं वहां पे पेश किया जाता है और बच्चे किस प्रकार निर्णय देते हैं, उनके निर्णयों से पता चलता है कि बच्चे में किस प्रकार की नैतिकता है। ये दोनों ने ही काल्पनिक कथाएं प्रस्तुत की है। अगला है कोहेल वर्ग बच्चों को बहुत सारी काल्पनिक लघु कथाएं सुनाकर उन कथाओं में शामिल नैतिक कथाओं से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। पहले उनको एक कहानी सुनाते हैं, इसके बाद उनसे संबंधित नैतिक प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, तो इन कथाओं में से एक कथा जो है बहुत ही मशहूर है, जिसके विषय में अभी हम लोग पढ़ेंगे और उसी पे प्याजे जी का पूरा थ्योरी है। देखिए एक कथा, अभी हम कहानी पढ़ रहे हैं, कहानी सुनिएगा, ये कहानी रियल नहीं है, फैक्ट नहीं है, क्या है, काल्पनिक कथा। अभी हम लोग क्या बोले कि प्याजे जी और वाइगोस्की जी दोनों, कोहेल वर्ग दोनों ही काल्पनिक कथाएं बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं, इसके बाद उनके नैतिक आचरण को जांचते हैं। तो कहानी सुनिए ध्यान से। कहानी है कि यूरोप की एक महिला को विशिष्ट प्रकार का कैंसर था। ठीक है, डॉक्टरों के अनुसार उस महिला को मात्र एक ही औषधि थी जो उसको उस बीमारी से उसको छुटकारा दिला सकती थी। ठीक है, तो एक औषध विक्रेता ने उस औषध को स्वयं ही तैयार किया था। एक ही मेडिकल स्टोर था, जिस मेडिकल स्टोर का मालिक था उसने खुद ही वो दवा क्या की थी, तैयार की थी, और उस औषध को उसकी लागत कीमत से 10 गुना अधिक कीमत पर बेच रहा था। मतलब जितना उसमें कॉस्टिंग पड़ रहा था उससे वो 10 गुना दाम पर उस दवा को बेच रहा था। ठीक है, तो उस औषध की लागत कीमत $200 थी, परंतु वह उसको $2000 की कीमत पर बेच रहा था। बीमार महिला का पति, जिसका नाम हिंज था, क्या था, हिंज था, उसने कई लोगों से कर्ज पर भी मुद्रा लेने के लिए सघन संपर्क स्थापित किया, किंतु उसे मात्र $1000 ही प्राप्त हुआ। उधार भी लिया तो क्या मिला, केवल $1000 ही मिला।
उसने औषध विक्रेता से फिर संपर्क किया और कहा कि औषध के नहीं मिलने पर उसकी पत्नी मर जाएगी, अतः वह या तो उसको औषध को आधे कीमत पर दे दे या फिर आधी कीमत को बाद में दे। ठीक है, अभी उसको दवा दे दे, आधी कीमत बाद में दे दे, या भुगतान करने की इजाजत दे, या फिर उसको बाद में कर्ज चुकाने की इजाजत दे। तो औषध विक्रेता ने हिंज की प्रार्थना को ठुकरा दिया। हिंज बहुत ही निराश हो गया और उसकी अगली रात औषध विक्रेता का स्टोर तोड़कर घुस गया और अपनी पत्नी के लिए उस औषध को चुरा लिया। क्या हिंज को ऐसा करना चाहिए था? बच्चे के सामने एक काल्पनिक कथा रखी गई और अब उनसे बच्चों से प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या हिंज को ऐसा करना चाहिए था? क्योंकि चोरी करना सामाजिकता के खिलाफ है। हमारा समाज क्या बोलता है? चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी करना पाप है, चोरी करना गलत है, झूठ बोलना गलत है, चोरी करना गलत है, किसी को अपशब्द कहना गलत है, ये हमारा समाज कहता है ना। क्योंकि हम लोग एक समाजीय प्राणी है, यहाँ पे समाज का भी जिक्र होगा, क्योंकि हम लोग समाज में रह रहे हैं, समाज के अंतर्गत सब चीज, यहाँ पे समाज का जिक्र हो रहा है, यहाँ पे हम लोग समाज में रहकर ये क्या है, सब समाज ही है। अब लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे कि वो चोरी कर लिया, ये तो गलत आदमी है, तो बहुत झूठी, ये तो बहुत बदमाश है, ये है वो है, समाज ही ना उसके बारे में बात कर रही है। ठीक है, क्या उसका व्यवहार नैतिक रूप से सही था या गलत? क्यों? प्रयोग में ऐसे ही लघु कथाओं से प्राप्त अनुक्रियाओं का विश्लेषण करके कोहेल वर्ग ने यह बताया है कि व्यक्ति में नैतिक विकास 3 मुख्य अवस्थाओं से होकर गुजरता है। हर व्यक्ति में जो नैतिक विकास होता है वह 3 मुख्य अवस्थाओं से होकर गुजरता है और प्रत्येक स्तर को 2 अवस्थाओं में बांटा है। ठीक है, पहले तो नैतिक विकास को उन्होंने 3 भागों में बांट दिया है, यानी कि बच्चों का जो जीवन स्तर होता है हम लोग का, जन्म से लेकर शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, ठीक है, वहां तक का उम्र का बात किया जा रहा है, उसको 3 भागों में बांटा और 3 भागों को फिर 2-2 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, तो कोहेल वर्ग के अनुसार उस अवस्थाओं का क्रम निश्चित होता है, मतलब उसका एक निश्चित एज है, इतने एज तक ही बच्चों में ये नैतिकता रहेगी, इसके बाद वह दूसरी नैतिकता के स्तर में पहुंच जाएगा। परंतु सभी व्यक्तियों में एक ही उम्र में ये अवस्थाएं नहीं होती। ठीक है, व्यक्ति किसी एक अवस्था को छोड़कर या तरफ कर आगे नहीं बढ़ता है। ऐसा नहीं होता है कि हम लोग शैशवावस्था से स्किप करके सीधे किशोरावस्था में चले गए, ऐसा तो होता नहीं है। किसी व्यक्ति में जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा होता है जो चलना बहुत लेट से सीखता है, बोलना बहुत लेट से सीखता है। अक्सर क्या होता है, बच्चे जो है 1 साल या हम लोग का 1 साल 1.5 साल के अंदर ये सारी चीजें कर लेते हैं, लेकिन कुछ कुछ बच्चा ये काम बहुत ये क्रिया जो है बहुत लेट से करती है। तो इसी तरह से यहाँ बताया जा रहा है कि कुछ व्यक्तियों में यह क्रियाएं जो होती हैं काफी लेट से होती है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में भी चला जाता है। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नैतिक निर्णय के उच्चतम स्तर पर कभी नहीं पहुंच पाते हैं। नैतिकता के 3 स्तर होते हैं, पहला स्तर, दूसरा स्तर और तीसरा जो स्तर होता है वो सबसे उच्च लेवल का स्तर होता है। उस तक बहुत रेयर पर्सन जो होते हैं, बहुत कम आदमी जो होते हैं वह पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो देखिए दिया हुआ है कि नैतिक निर्णय में के अपरिपक्व स्तर पर ही हमेशा पुरस्कार पाने या दंड से छुटकारा पाने तक ही अपने को सीमित रख पाते हैं। बहुत से ऐसे पर्सन होते हैं जो नैतिकता के किस लेवल तक होते हैं, जहां पे उनको पुरस्कार मिल रहा है और दंड मिल रहा है, बस उसी लेवल तक वो रह जाते हैं, वो कभी भी नैतिकता के सबसे टॉप मोस्ट लेवल पर नहीं पहुंच पाते हैं। अब हम लोग कोहेल वर्ग जी का नैतिक विकास का सिद्धांत जो है, जिसको उन्होंने 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 3 भागों में, और प्रत्येक भाग को फिर 2-2 भागों में बांटा है, उसको हम लोग पहले जानते हैं। ठीक है, पहला है हम लोग का कोहेल वर्ग द्वारा दिए गए 3 स्तरों और उनमें सम्मिलित प्रत्येक अवस्था का वर्णन है। पहला है हम लोग का, याद रखिएगा, पहला जो स्तर है नैतिक विकास का, प्राक रूढ़िगत नैतिक तर्कना का स्तर या पूर्व परंपरागत स्तर। ठीक है, क्या है? प्राक रूढ़िगत। जब भी हम लोग का शैशवावस्था का स्टेज आ जाता है ना, तो देखिएगा उसमें प्राक लिखा रहता है। ठीक है, उसको नोटिस कीजिएगा। प्राक रूढ़िगत नैतिक तर्कना का स्तर या पूर्व परंपरागत स्तर, जिसको हम लोग प्री कन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरल रीजनिंग और अब प्री कन्वेंशनल लेवल कहते हैं। क्या बोलेंगे? प्री कन्वेंशनल लेवल कहेंगे उसको। प्राक रूढ़िगत नैतिक तर्कना का स्तर या पूर्व परंपरागत स्तर, ये पहला स्तर है। दूसरा स्तर होता है, सेकंड जो हम लोग का लेवल होता है, उसको कहते हैं रूढ़िगत नैतिक तर्कना का स्तर या परंपरागत स्तर, लेवल ऑफ कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग या फिर कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, क्या होता है? रूढ़िगत नैतिक तर्कना का स्तर
या परंपरागत स्तर जिसको लेवल ऑफ कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग कहेंगे या फिर कन्वेंशनल लेवल कहेंगे। सिर्फ ऊपर वाला प्री हो गया, नीचे वाला सिर्फ कन्वेंशनल हो गया। थर्ड जो बोलता है उत्तर रूढ़िगत नैतिक तर्कना का स्तर। थर्ड क्या हो गया? उत्तर रूढ़िगत नैतिक तर्कना का स्तर, इसको कहते हैं लेवल ऑफ पोस्ट कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग या पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। बस यहीं तक, ठीक है। पहला क्या था? पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा आ जाएगा परंपरागत स्तर, तीसरा आ जाएगा उत्तर परंपरागत स्तर, उत्तर रूढ़िगत नैतिक तर्कना का स्तर या फिर उत्तर परंपरागत स्तर। ठीक है, याद रहेगा। पहला प्राक रूढ़िगत नैतिक तर्कना का स्तर या फिर पूर्व परंपरागत स्तर, दोनों ही इसी का नाम है प्री कन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरल रीजनिंग। दूसरा हो जाता है रूढ़िगत नैतिक तर्कना का स्तर या फिर परंपरागत स्तर, जिसको हम लोग कहेंगे कन्वेंशनल लेवल ऑफ कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग या फिर कन्वेंशनल लेवल। थर्ड हो जाता है रूढ़िगत नैतिक तर्कना का स्तर, ठीक है, या फिर उत्तर रूढ़िगत नैतिक तर्कना का स्तर, उसको हम लोग कहेंगे लेवल ऑफ पोस्ट कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग या फिर पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ये हो गया उत्तर परंपरागत स्तर। ये तीन है। अब इस तीन को भी दो दो भागों में बांटा गया है। जो पहला था प्राक रूढ़िगत नैतिक तर्कना का स्तर, इसके दो भाग है। दूसरा है रूढ़िगत नैतिक तर्कना का स्तर, इसके भी दो भाग है। और तीसरा है उत्तर रूढ़िगत नैतिक तर्कना का स्तर, इसके भी दो भाग। ठीक है, समझ में आ रहा है? ध्यान में आ रहा है? पहला था हम लोग का क्या? प्राक रूढ़िगत नैतिक तर्कना का स्तर या फिर पूर्व परंपरागत स्तर, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? प्री कन्वेंशनल लेवल ऑफ रीजनिंग। ठीक है, चलिए यह अवस्था जो होती है, ये याद रखिएगा प्याजे जी, और इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो अवस्था होती है 4 से 10 साल की आयु के बच्चों में, क्योंकि हम लोग विकास पढ़े थे या फिर हम लोग प्याजे जी का थ्योरी पढ़े थे, फोर्थ फोल्डर थ्योरी, उसमें शैशवावस्था में बच्चों में नैतिकता थी? शैशवावस्था में बच्चों में नैतिकता नहीं थी। नैतिकता कब से आ रही है बच्चों में? हम लोग का पूर्व बाल्यावस्था से नैतिकता आ रही है। इसीलिए 4 से 10 साल, इसको किस रेंज में डिवाइड किया गया है? 4 से 10 साल की आयु की अवस्था हम लोग का क्या होता है? प्राक रूढ़िगत नैतिक तर्कना का स्तर। तो इस अवस्था में नैतिक तर्कना जो होती है वह दूसरे लोगों के मानकों से निर्धारित होती है। ठीक है, क्या पानी लाने जा रही है? 4 से प्राक रूढ़िगत नैतिक तर्कना का स्तर स्टार्ट हो रहा है 4 से 10 साल रोहित वर्ग जी के अनुसार। ठीक है, और इस स्टेज में बच्चों में जो नैतिकता आती है, वह नैतिकता कैसे आती है? दूसरे लोगों के मानकों से निर्धारित होती है। दूसरा जो बोलेंगे, दूसरा जो कहेंगे, उनके मानक के अनुसार ही बच्चे करते हैं। ठीक है, ना कि सही या गलत के अपने मतलब अपने दृष्टि से, अपने नजरिए से कि नहीं ये सही नहीं है, ये गलत है, ऐसा कभी बच्चे नहीं सोचते हैं। 4 से 10 साल के बच्चे जो माता पिता बोल रहे हैं, माता पिता जो सिखा रहे हैं या बड़े जन जो बोल रहे हैं, बच्चे उसका देख के अनुकरण करते हैं या उनके कहे अनुसार ही बच्चे करते हैं। अपना दृष्टिकोण वहां पे नहीं लगा रहे हैं बच्चे। ठीक है, तो यहाँ बच्चे किसी भी व्यवहार को अच्छा या बुरा उसके भौतिक परिणामों के आधार पर कहते हैं। ठीक है, मतलब जो भी रिजल्ट निकलता है, उस रिजल्ट के आधार पर उस काम को बच्चे क्या बोलते हैं? अच्छा है या बुरा है। इस स्तर पर हम लोग इसको दो भागों में बांटेंगे। तो पहला जो था हम लोग का प्राक रूढ़िगत नैतिक तर्कना का स्तर जो था, प्राक रूढ़िगत नैतिक तर्कना का स्तर 4 से 10 साल। इसको अभी रट जाना है। इसको हम इसी से क्वेश्चन पूछेंगे तुरंत, इसको दोबारा पढ़ना नहीं है, एक बार में ही समझ लेना है। प्राक रूढ़िगत नैतिक तर्कना का स्तर 4 से 10 साल। इस वर्ष में, इस ईयर में जो है, ये जो 4 से 10 साल की अवस्था है, इसमें बच्चों में जो नैतिकता आती है वह दूसरों के मानकों के अनुसार आती है। अपनी बुद्धि और अपने बल पर बच्चे नैतिकता का अच्छे या बुरे का नहीं देखते हैं कि ये चीज अच्छा है, नहीं है, ये बुरा है, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नहीं, वो दूसरों के मानकों के अनुसार आते हैं, अपने बड़े जनों के कहे अनुसार, अपने बड़े बुजुर्गों के, माता पिता के कहे अनुसार नैतिकता बच्चों में आती है। और बच्चे जो होते हैं इस स्तर में, जो होते हैं भौतिक परिणामों के अनुसार जो होते हैं, वो क्या करते हैं? भौतिक परिणामों के अनुसार किसी चीज को अच्छा या बुरा कहते हैं।
कि हम ऐसा किए तो हमको अच्छा हुआ, अच्छा मिला, यानी कि ये काम अच्छा है, ऐसा ही हमको करना है। ठीक है? हम उसको मारे और मारने के बाद हम गिर गए, ये भौतिक रिजल्ट हमारा अच्छा नहीं हुआ, यानी कि हमने गलत किया। ठीक है? तो भौतिक रिजल्ट के अनुसार बच्चे जो हैं, भौतिक परिणामों के अनुसार बच्चे जो हैं किसी काम को अच्छा या बुरा मानते हैं या कहते हैं। इसको 2 भागों में बाँटा गया है। पहला है इसका दंड या आज्ञाकारिता उन्मुखता। पहला को क्या बोलते हैं? दंड या आज्ञाकारिता उन्मुखता, और दूसरा है हम लोग का साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता या आंतरिक सापेक्षवादी उन्मुखता। इसी का 2 भाग है। प्राक रूढ़िगत नैतिक तर्कना का स्तर का ही 2 भाग है। पहला है दंड या आज्ञाकारिता उन्मुखता। दंड या आज्ञाकारिता उन्मुखता देखिए, इसमें होता क्या है? बच्चे जो होते हैं ना, अपने माता-पिता की आज्ञाओं का पालन दंड के आधार पर भी करते हैं, दंड के डर से, कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मम्मी मारेगी। स्कूल से होमवर्क मिला है, ठीक है? अगर होमवर्क नहीं करेंगे तो मम्मी क्या करेगी? दंड देगी, पनिश करेगी। तो दंड के आधार पर भी बच्चे क्या करते हैं, इस स्टेज में बच्चे दंड से बचने के लिए, दंड से दूर रहने के लिए बच्चे जो होते हैं अपनी माता-पिता या अपने बड़ों-जनों की आज्ञा का पालन करते हैं। इसका नाम ही है हम लोग का दंड या आज्ञाकारिता उन्मुखता। ठीक है? क्या नाम है? दंड या आज्ञाकारिता उन्मुखता। बच्चे जो है, जो भी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं इस स्टेज में, दंड से बचने के लिए, दंड से दूर रहने के लिए। ठीक है? मार्केट में आइसक्रीम के लिए जिद कर दिया, मम्मी गुस्सा हो गई, डर के मारे वो अपने इच्छाओं को, अपनी भावनाओं को अपने अंदर ही रख दिया, शांत हो गया। क्यों? दंड की डर से, दंड से दूर रहने के लिए। क्योंकि अगर वहां पे मम्मी की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, मम्मी की बात नहीं मानेंगे, तो घर जाके मम्मी हमको क्या करेगी? मारेगी, डांटेगी। तो उस दंड से दूर रहने के लिए बच्चे क्या करते हैं? आज्ञा का पालन करते हैं। देखिए, तो इस स्टेज में क्या, इस अवस्था में बच्चों में दंड से दूर रहने का अभिप्रेरणा अधिक मजबूत होता है। वो ज्यादा से ज्यादा, मतलब किस तरीके से हमको मम्मी मारे ना, मम्मी डांटे ना, ऐसे काम करना ही नहीं है जिससे हमको मम्मी से डांट पड़े, मम्मी से मार पड़े, या अपने बड़े जनों से मारे या डांट पड़े। उससे दूर रहने की वो कोशिश करते हैं। ठीक है? तो इस अवस्था में बच्चे प्रतिष्ठित या फिर शक्तिशाली व्यक्ति प्राय माता पिता के प्रति सम्मान दिखाते हैं, इसलिए दंड से दूर रहने के लिए। मम्मी को उल्टा पुल्टा बोल दो, थोड़ा नाम ले लो, फट से एक थप्पड़ लग जाएगा, तो दोबारा वो कभी भी इस तरह का हरकत नहीं करेगा, या फिर दोबारा कभी मम्मी का नाम लेके नहीं पुकारेगा, या मम्मी को उल्टे शब्दों से नहीं बोलेगा। क्योंकि क्या है, एक बार उसको पनिश मिल चुका है, दोबारा वो नहीं करेगा, दोबारा वो क्या करेगा? दंड से दूर रहेगा। ठीक है? तो क्या कर रहा है, जो भी अपने माता पिता के प्रति जो भी बच्चा सम्मान दिखा रहा है, वो ताकि उसे दंड नहीं मिले, वो दंड से दूर रहे। किसी भी कार्य या व्यवहार की नैतिकता को यहाँ व्यक्ति उसके भौतिक परिणाम के अनुसार क्या करता है? परिभाषित करता है। ठीक है? हम मम्मी का बात माने, मम्मी हमको चॉकलेट दी, भौतिक रिजल्ट क्या हुआ? मतलब मम्मी की आज्ञा माने, मम्मी की आज्ञा मानने के कारण हमको क्या मिला? टॉफी मिला, ये उसका भौतिक भौतिक रिजल्ट हुआ। तो वो काम करेगा। ठीक है? हम मम्मी का बात नहीं माने, उसके लिए हमको 2 थप्पड़ मिला, ये उसका भौतिक रिजल्ट हुआ। अब वो काम नहीं करेगा। तो उसके भौतिक रिजल्ट पर ही वो अपने व्यवहारों को क्या करता है? करता है। ठीक है? तो क्या बोल रहा है हिंद, यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसी भी कार्य या व्यवहार की नैतिकता को यहाँ व्यक्ति उसके भौतिक परिणामों के रूप में परिभाषित करता है। यहाँ पे यानी कि जिसका रिजल्ट, भौतिक रिजल्ट अच्छा होता है, वो उसी कार्य को करेगा, वो उसी बातों को मानेगा। जिसका भौतिक रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, वो उस कार्य से दूर रहेगा, दंड से दूर रहेगा। ठीक है? समझ में आया? तो दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखता जो होती है, हम लोग का प्राक रूढ़िगत नैतिक, हम चले गए थे प्याजी जी में। प्राक रूढ़िगत नैतिक तर्कना का स्तर जो होता है, उसका पहला भाग होता है दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखता, जिसमें क्या देखा गया है कि बच्चे प्राय जो है कार्य जो करते हैं, वह अपने माता पिता के आज्ञाओं का जो पालन करते हैं, किससे? दंड से दूर रहने के लिए, कि अगर हम ये कार्य नहीं करेंगे तो उसके बदले हमको माता पिता से दंड मिलेगा। और वो इस स्टेज में दंड से दूर रहने की कोशिश करते हैं। जो भी वो कार्य करते हैं, उसके भौतिक रिजल्ट के आधार पर वो कार्य करते हैं। उनमें अपनी कुछ नैतिकता नहीं होती है इस स्टेज में, अपनी कुछ नैतिकता नहीं, बस दंड के डर से। दंड मतलब ऐसा, मम्मी बोली है कि उसके साथ घूमने नहीं जाना है, मतलब हम नहीं जाएंगे, मम्मी की आज्ञा का पालन करेंगे। और अगर मम्मी की आज्ञा का पालन नहीं किए
तो शाम को ले दमादम पिटाई होगा, इसीलिए वो क्या करेगा, डंडे से दूर रहेगा और मम्मी की आज्ञा का पालन करेगा। चलिए, अब जो हम लोग कहानी पढ़े, जो कथा पढ़े, उसके अनुसार ये जो है कथा जो है, उसके अनुसार ये कथा जो है कोहेन वर्ग जी बच्चों के सामने सुनाते हैं, ठीक है। और बच्चों से पूछते हैं, किस स्टेज के बच्चों से, 4 से 10 साल के बच्चों के सामने ये प्रश्न रखते हैं कि हिंज ने जो काम किया, अपनी पत्नी के लिए जो दवा छुड़ाया, वो सही किया या नहीं। अब बच्चे जो हैं, कुछ बच्चों से पूछ रहे हैं उसके पक्ष में और कुछ बच्चों से पूछ रहे हैं उसके विपक्ष में, ठीक है। बच्चों का आंसर देखिए कैसा है। देखिए, बोल रहा है कि हिंज दुविधा का उदाहरण देते हुए उसके पक्ष या विपक्ष में इस अवस्था के बच्चे इस प्रकार के तर्क करेंगे। पहले हिंज दुविधा का जो कहानी पूरा सुनाया गया कुछ बच्चों के सामने, उसके पक्ष में क्वेश्चन रखा गया। क्या क्वेश्चन रखा गया, देखिए पक्ष में क्वेश्चन रखा गया है कि अगर हिंज अपनी पत्नी को मरने देता है तो इससे उसकी कठिनाइयां बढ़ जाएंगी, ठीक है। बच्चे क्या आंसर दे रहे हैं, बच्चे को बोला जा रहा है कि अगर हिंज जो है अपनी पत्नी को मरने दे रहा है, दवाई नहीं चुरा रहा है, क्योंकि दवा चुराना क्या है, नैतिकता के खिलाफ है, समाज के खिलाफ है, चोरी करना अच्छा काम नहीं है, सभी बच्चे जानते हैं, हम लोग सब जानते हैं। तो अगर वह पत्नी को मरने दे रहा है तो उसकी कठिनाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। 4 से 10 साल का बच्चा है, उसके लिए कठिनाई क्या बढ़ जाएगी, खाना बना के कौन देगा, उसके काम कौन करेगा, ठीक है। उसके अनुसार तो यही सोचेगा ना वो, 4 से 10 साल का बच्चा है तो खाना बना के कौन देगा, उसके कार्य कौन करेगा, उसके लिए अच्छे अच्छे पकवान कौन बनाएगा, उसके कपड़े कौन धोएगा, उस बच्चे के दिमाग में यही प्रश्न आएगा। इसीलिए क्या है, पक्ष में वो क्या बोल रहा है कि नहीं, अगर मेरी पत्नी मर जाएगी तो मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत ज्यादा कठिनाई हो जाएगी। विपक्ष में कुछ बच्चों, अब दूसरे कुछ बच्चों को ग्रुप से ये कहानी सुनाई गई और विपक्ष में उससे प्रश्न पूछा गया, वो बच्चे विपक्ष में आंसर दे रहे हैं, ये बच्चे पक्ष में आंसर दिए कि नहीं, उसकी पत्नी को मरना नहीं चाहिए था, मर जाएगी तो मेरा कठिनाई बढ़ जाएगा। अब विपक्ष में क्या बच्चे आंसर दे रहे हैं कि हिंज को औषधि नहीं चुरानी चाहिए, क्योंकि ये क्या है, दंड और आज्ञाकारिता हम लोग पढ़ रहे हैं ना, दंड और आज्ञाकारिता। चोरी करेगा तो उसको क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा, सजा मिलेगी, ठीक है। तो हिंज को औषधि नहीं चुराना चाहिए था, क्योंकि ऐसा करने से वह पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा, यानी कि उसको दंड मिलेगा। तो इस स्टेज में बच्चे क्या होते हैं, दंड से दूर रहने की कोशिश करते हैं, दंड से बचने की कोशिश करते हैं। तो विपक्ष में बच्चे क्या आंसर दे रहे हैं कि नहीं, उसको चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी करेगा तो वो पकड़ा जाएगा और उसको जेल भेज दिया जाएगा। तो इस तरह से बच्चों से काल्पनिक कथाएं जो है, हर एक स्टेज के बच्चों से, हर एक स्टेज के बच्चों का लेवल अलग अलग होगा, नैतिकता का, उनकी सोच अलग होगी, तो अलग अलग बच्चों से अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये था हम लोग का पहला, दंड और आज्ञाकारिता। इसी का दूसरा है प्राक रूढ़िगत नैतिक तर्कना स्तर का दूसरा भाग है हम लोग का, साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता या यांत्रिक सापेक्षवादी उन्मुखता, ठीक है। नाम से सुनिए, साधनात्मक, साधनात्मक का मतलब हमें कुछ साधन प्राप्त हो रहा है, ठीक है, मतलब हमको कुछ रिटर्न मिल रहा है, गिफ्ट। साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता या फिर यांत्रिक सापेक्षवादी उन्मुखता, ठीक है। तो इस अवस्था में बच्चों में पुरस्कार पाने की अभिप्रेरणा प्रबल होती है, उस अवस्था में बच्चे दंड से दूर भागते हैं, इस अवस्था में बच्चे पुरस्कार पाने की उनकी जो इच्छा होती है वो बहुत ज्यादा प्रबल होती है। तो इस अवस्था में बच्चे जो होते हैं पारस्परिकता और सहभागिता दिखाते हैं, ठीक है। कहाँ दिखाते हैं, 4 से 10 साल के बच्चे हैं, मम्मी काम कर रही है, मम्मी के साथ किचन में वो भी कुछ काम कर रहे हैं, पापा ऑफिस से आए, बेटा एक गिलास पानी लाओ, दौड़े दौड़े गया, एक गिलास पानी लेकर आया बच्चा। क्यों, बच्चों में यहाँ पे क्या होता है, लालच की भावना होती है, अदला बदली की भावना होती है। क्या, हम तुम्हारे लिए कुछ कर रहे हैं तो तुम भी हमको रिटर्न में कुछ दो। पापा के लिए दौड़े दौड़े पानी लेकर आ रहा है, क्यों, उसके दिमाग में ये है कि पापा बाहर से आए हैं, मेरे लिए कुछ टॉफी लाए होंगे, मेरे लिए कुछ खिलौने लाए होंगे, इसलिए वो दौड़े दौड़े जाके क्या कर रहा है, पापा के लिए पानी ला रहा है, ठीक है। पापा बोल रहे हैं कि बेटा थोड़ा पैर दबा दो, थोड़ा सिर दबा दो, बच्चा ऐसे कर रहा है, उसके बदले उसको कुछ रिटर्न में चाहिए, ठीक है। अदला बदली, इसको अदला बदली उन्मुखता भी कहते हैं। अदला बदली यानी कि हम आपको कुछ दे रहे हैं तो आपको भी रिटर्न में हमको कुछ देना होगा, ठीक है। तो पारस्परिक या सहभागिता इस स्टेज में बच्चे दिखाते हैं, यानी चीजों के आदान प्रदान का भाव यहाँ मजबूत होता है, ठीक है। हम तुमको चॉकलेट दे रहे हैं, तुम्हारे पास पेस्ट्रीज है, तुम हमको पेस्ट्रीज दो, इस तरह की भावना उनके अंदर रहती है। ऐसा नहीं कि हम तुमको चॉकलेट दे दिए, उतनी नैतिकता नहीं होती है,
कि जो तुमको देना है चाहे नहीं देना है, हमारे पास जो था हम तुमको दे दिए। ऐसी नैतिकता इस स्टेज में बच्चों में नहीं होती है। तो यहाँ सहभागिता या पारस्परिकता जो होती है का भाव किसी न्याय, उदारता या सहानुभूति पर आधारित नहीं होता है। ठीक है कि मेरा छोटा भाई है, ठीक है, पापा मेरे लिए 4 पेस्ट्रीज लाए, छोटा भाई को एक भी नहीं मिला तो हम छोटा भाई को एक दे दे, नहीं। यहाँ पे न्याय का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे सहभागिता का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे सहानुभूति का बात नहीं हो रहा है। इनमें ये सारी भावनाएं नहीं होती है कि नहीं, न्याय तो ये होना चाहिए कि हमको मिला है तो उसको भी मिलना चाहिए। ये सारी भावनाएं बच्चों में नहीं होती है, अदला बदली का भाव होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि इन भावनाओं के पीछे बालक का प्रलोभन छुपा रहता है, लालच छुपा रहता है। मम्मी का काम कर रहे हैं, मम्मी के काम में हाथ बटा दे रहे हैं, मम्मी हमको काम कर, हम तुम्हारा काम में हाथ, हमको मोबाइल देगी ना देखने के लिए, क्या है, लालच का भावना आ रहा है, प्रलोभन का भावना आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ अदला बदली का भाव मजबूत होता है। और यही हम लोग चीज, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक आप लोग सुनिए, जैसे कि बोल रहा है कि कोई बच्चा जो है 4 से 10 साल का बच्चा, ठीक है, वह अपने मम्मी पापा के कार्य में हाथ बटाता है, उनके साथ सहभागिता दिखाता है, प्रलोभन दिखाता है, और क्या बोलता है कि पापा शाम को हमको घुमाने ले जाइएगा ना। तो ये क्या है, उसका लालच ही न है, उसका प्रलोभन ही न है। वह आपका काम कर रहा है, उसके बदले रिटर्न में वो आपसे कुछ चाह रहा है। और बच्चे में यहाँ पे क्या होता है, देखिए ध्यान रखिएगा, प्रथम जो होता है प्राक रूढ़िगत नैतिक तर्कना का स्तर, इस स्तर में बच्चों में ना ही न्याय की भावना होती है, ना ही सहानुभूति होती है, और ना ही सहभागिता की भावना होती है। वह लालच के वश में आकर ये सारे काम करते हैं, आपके कार्य में हाथ बढ़ा रहे हैं, आपका सहयोग कर रहे हैं, पापा आ रहे हैं तो दौड़े दौड़े पानी ले जाके दे रहे हैं, उनमें लालच का भावना होता है, अदला बदली की भावना होती है, यानी कि हम कुछ कर रहे हैं तो रिटर्न में हमको मिलेगा। न्याय के भावना से वो किसी भी कार्य को नहीं करते हैं कि मम्मी अकेले अकेले कर रही है तो मम्मी का किसी काम में हाथ बटा दे, मम्मी को थोड़ा ये मम्मी मांग रही तो उठा के दे दे, नहीं। उनमें लालच का भावना होता है, लालच की भावना से बच्चे इस स्तर पर कार्य करते हैं। पहला हम लोग जो देखे थे दंड और आज्ञाकारिता, उसमें बच्चे जो है दंड की भावना से दूर रहने के लिए क्या करते हैं, माता पिता की आज्ञाओं का पालन करते हैं। और इसमें बच्चे लालच की भावना से सहभागिता या सहानुभूति जैसे कार्य करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, अगला देखिए, वो यहीं पे अब हिंज दुविधा का उदाहरण लेकर बच्चों के सामने यह तर्क रखा गया। यहाँ पे भी बच्चों को, अब ये जो हम लोग का प्राक रूढ़िगत नैतिक तर्कना का स्तर था, उसको 2 भागों में बांट दिया गया। पहला था, कुछ बच्चे ऐसे थे जो दंड और आज्ञाकारिता के डर से क्या कर रहे थे, आज्ञा का पालन कर रहे थे। दूसरा जो हम लोग का था इसका भाग, वो क्या था, हम लोग का सेकंड वाला क्या था, क्या था, यांत्रिक यांत्रिक सहभागिता, ठीक है, या फिर साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता, यही ना था, साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता। तो यहाँ पे बच्चे जो है लालच प्रलोभन के डर से अदला बदली के कारण जो है किसी का सहयोग करते हैं या फिर सहभागिता जैसे कार्य करते हैं। अब कुछ बच्चों के सामने हिंज का फिर से कहानी रखा गया और उनसे प्रश्न पूछा गया, पहले पक्ष में और फिर विपक्ष में। ठीक है, इस स्टेज के बच्चों में 4 से 10 साल का बच्चा था ना, उसको उसमें कुछ बच्चे जो थे हम लोग के, मान लीजिए ऊपर वाला स्टेज में हम लोग का चला गया दंड और आज्ञाकारिता वाला, और नीचे वाले स्टेज में आ गया हम लोग का ये सेकंड वाला, ठीक है, साधनात्मक वाला। तो अब इस स्टेज के बच्चों के सामने हिंज की कहानी प्रस्तुत की गई। बच्चा किस लिए कर रहा है यहाँ पे काम, लालच के कारण। पक्ष में बच्चों के सामने वो कहानी रखी गई, तो पक्ष में बच्चे जवाब क्या देते हैं, हिंज थोड़े समय के लिए जेल में जाएगा भी। ठीक है, बच्चे क्या बोल रहे हैं, उनको क्या चाहिए, रिटर्न में कुछ चाहिए इस स्टेज में। तो हिंज थोड़े समय के लिए जेल भी जाएगा, तो क्या जेल से बाहर आने पर अपनी पत्नी का साथ तो पाएगा, यानी कि रिटर्न तो मिल रहा है, यानी कि वो कुछ दिया उसके बदले उसको कुछ मिल रहा है। पक्ष में बच्चे ये सोच रहे हैं। इस स्टेज के बच्चों के सामने यह काल्पनिक कहानी रखी गई, तो बच्चे ऐसे आंसर दे रहे हैं कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए चोरी किया, थोड़ी देर के लिए अगर जेल जा भी रहा है तो क्या हुआ, जब वो रिटर्न आएगा तो बदले में उसको उसकी पत्नी का साथ तो मिलेगा। ठीक है, ये पक्ष में बच्चे आंसर दे रहे हैं। अब कुछ बच्चों के सामने यही काल्पनिक कथा रखी गई और विपक्ष में प्रश्न पूछा गया, तो बच्चे आंसर क्या दे रहे हैं, देखिए बोल रहा है, अगर वह औषधि चुराता है और फिर जेल जाता है तो इससे उसको कोई खास फायदा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जेल से आने तक संभवतः उसकी पत्नी स्वतः ही मर जाएगी, यानी कि वो
उसके बदले कुछ त्याग तो किया, लेकिन रिटर्न में उसको कुछ नहीं मिला। ये बच्चा यहाँ पे क्या दे रहा है, कोई विपक्ष में आंसर दे रहा है कि वह जेल तो जा रहा है, ठीक है, लेकिन उसको कुछ फायदा नहीं होगा। जब वो रिटर्न आएगा तो उसकी पत्नी मर जाएगी, क्योंकि चोरी किया है। चोरी करने के बाद चोर उसको पकड़ लेगा, दवा तो उसको मिला नहीं, पत्नी को दवा तो मिला नहीं, तो क्या होगा, दवा नहीं मिलने के कारण जब वो जेल से रिटर्न आएगा तो पत्नी मर जाएगी। तो वो त्याग तो किया, उसके बदले बलिदान तो दिया, लेकिन उसको रिटर्न में कुछ नहीं मिला। तो ये बच्चे जो है विपक्ष में इसका आंसर दे रहे हैं। ये दोनों क्लियर हुआ। प्राक रूढ़िगत नैतिक तर्कना का स्तर, गायत्री जी क्लियर हुआ। यस मैम। प्राक रूढ़िगत नैतिक तर्कना का स्तर, जिसको दो भागों में बांटा गया है। 4 से 10 साल की अवस्था, इस अवस्था में बच्चों में जो नैतिकता आती है वह दूसरों के मानकों के अनुसार आती है, या फिर भौतिक कारणों के अनुसार बच्चे जो है नैतिकता दिखाते हैं। भौतिक रिजल्ट जो है अच्छा होता है तो अच्छा, और खराब हुआ तो उससे वह दूर भागने की कोशिश करते हैं। इसको दो भागों में बांटा गया है। कोहेल वर्ग जी ने इसको दो भागों में बांटा है। पहला है दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखता, ठीक है, जिसमें बच्चे जो है दंड से दूर रहने के डर से माता पिता की आज्ञाओं का पालन करते हैं। और दूसरा है हम लोग का क्या है, साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता, या फिर यांत्रिक उन्मुखता, ठीक है। साधनात्मक सापेक्ष, नाम से याद रखिएगा, साधनात्मक यानी कि कुछ ना कुछ उनको रिटर्न में चाहिए, साधन चाहिए। तो यहाँ पे बच्चे जो है लालच, अदला बदली का भाव इसमें बच्चों में रहता है। यानी कि बच्चे अगर आपके लिए कुछ काम कर रहे हैं तो उसके बदले रिटर्न में उनको कुछ ना कुछ चाहिए। वो बिना रिटर्न के, बिना लोभ के, बिना लालच का किसी कार्य को नहीं करते हैं। इस अवस्था में बच्चों में ना ही न्याय होता है, ना ही सहभागिता होती है, और ना ही सहानुभूति की भावना होती है। वो क्या करते हैं, अपने हक में अपने लोग के लिए काम करते हैं, ठीक है, कि हम अगर मम्मी का साथ दे रहे हैं, मम्मी का काम कर रहे हैं, चाहे मेरे पास 4 प्रेस्टीज है, अगर हम 2 प्रेस्टीज भाई को दे रहे हैं, छोटे भाई को, तो उसके बदले में भाई के पास जो आइसक्रीम है वो आइसक्रीम हमको चाहिए। तो वो लोभ प्रलोभन के लालच में इस अवस्था में बच्चे काम करते हैं। ये हम लोग का पहला का दो, इसको एकदम अच्छे से क्लियर कर लीजिए, दिमाग में स्टोर कर लीजिए, ठीक है। टाइम बताइए, 3 बज गया, 3 बज गया ना, 1 घंटा में और इसको पूरा कंप्लीट करना होगा आज के आज। दूसरा था हम लोग का रूढ़िगत नैतिक तर्कना का स्तर या फिर परंपरागत स्तर, यही था ना। दूसरा क्या है, आप लोगों को नहीं समझ में आएगा बीच में क्वेश्चन भी कीजिएगा। रूढ़िगत नैतिक तर्कना का स्तर या फिर परंपरागत स्तर, यह जो अवस्था होती है 10 से 13 साल की अवस्था के बालकों की होती है। कितने से कितने, 10 से 13 साल, रूढ़िगत नैतिक तर्कना का स्तर। और जहां बच्चे दूसरों के मानकों को अपने में यांत्रिकित कर लेते हैं। अब क्या है, बच्चे जो है बड़ों के द्वारा जो कुछ भी नैतिक चीजें बताई जा रही है, सिखाई जा रही है, बच्चे क्या करते हैं, उसको अपने व्यवहार में शामिल कर लेते हैं, ठीक है। पहला बच्चे क्या कर रहे थे, पहले स्टेज में दंड के डर से या फिर प्रलोभन के कारण बच्चे नैतिकता को अपना रहे थे। इस स्टेज में क्या है, बच्चे अब उसको अपने व्यवहार में शामिल कर लेते हैं पूरी तरह से, ठीक है। 10 से 13 साल की अवस्था तथा उन मानकों के अनुसार सही या गलत का निर्णय भी करने लगते हैं। अब बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि जो नैतिकता उनके व्यवहार में शामिल हो चुकी है, बचपन से जो माता पिता के द्वारा जो नैतिकता सिखाई गई है, जिन नैतिकताओं को वो एक्सेप्ट कर चुके हैं, मान चुके हैं, अब उसके अनुसार वो सही गलत का निर्णय भी ले सकते हैं, ठीक है, कि ये सही है और ये गलत है। बच्चे यहाँ उन सभी क्रियाओं को सही समझते हैं जिससे दूसरों की मदद होती है, ठीक है। वो जितने भी क्रियाएं हैं जिनसे दूसरों की मदद हो रही है उसको बच्चे सही समझते हैं तथा दूसरे लोगों से अनुमोदन करते हैं। अनुमोदन का मतलब अट्रैक्शन, मतलब हम आपकी हेल्प किए, उसके बदले हमारा कोई प्रशंसा कर दिया, हमारा कोई तारीफ कर दिया। बच्चे यहाँ पे इस स्टेज में अनुमोदन के बहुत ज्यादा ये होते हैं, लोभी होते हैं, दूसरों से अनुमोदन चाहते हैं। अरे वाह, उसका बेटा कितना अच्छा है, देखो हम जा रहे थे, मेरा थैला बहुत भारी था, मेरा थैला उठा के वो पहुंचा दिया, ठीक है। तो ये सारे अनुमोदन इस स्टेज में बच्चों को चाहिए होता है। और इस स्टेज में बच्चों में जो भी नैतिकता वो सीखे हैं वो उनके व्यवहार में शामिल हो जाती है, और उनमें अच्छे और बुरे का फर्क करना भी बच्चों को आ जाता है। लेकिन इसमें अनुमोदन की भावना इस स्टेज में बच्चों में है। सामाजिक नियमों को अपने व्यवहार में शामिल कर लेते हैं, या जो समाज के नियमों के अनुकूल होता है, सामाजिक नियमों को वो एक्सेप्ट कर चुके हैं। अभी हम लोग सामाजिक प्राणी है, समाज में रह रहा है, सामाजिक नियमों को वो एक्सेप्ट कर चुके हैं। यह एक सामाजिक नियम है, इसको हमको करना ही है।
ठीक है, तो इस तरह आने वाले 2 अवस्थाएं इसमें भी हम लोग देखेंगे। पहला इसका भाग होता है, ये आप लोगों को समझ में आया, रूढ़िगत नैतिक तर्कना का स्तर या परंपरागत स्तर। इसमें जो बच्चों में जो नैतिकता बचपन से सिखाई जा रही है, उस नैतिकता को वो अपने व्यवहार में शामिल कर लेते हैं, उसको पूरी तरह से क्या करते हैं, यांत्रिकित कर लेते हैं। यांत्रिकित करने का मतलब अपने व्यवहार में पूरी तरह से एडॉप्ट कर लेना। ठीक है, अब इस स्टेज में बच्चों में, उस स्टेज में बच्चों में अच्छे बुरे का फर्क नहीं था। इस स्टेज में बच्चों में अच्छे बुरे का फर्क आ जाता है। इस स्टेज में बच्चों में अनुमोदन की भावना भी बहुत ज्यादा होती है, यानी कि बच्चा जो होता है, किसी से तारीफ या प्रशंसा करना, सुनना अपना, आप उसका शिकायत करोगे, वो आपसे दूर भागेगा, लेकिन आप उसकी प्रशंसा करोगे, आपके हर एक काम को वो करेगा। इस स्टेज में हम लोग को ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्या होगा, इस स्टेज में बच्चे जो होते हैं वह अनुमोदन के प्रति ज्यादा प्रलोभन दिखाते हैं और सामाजिक नियमों को, समाज का जो बना हुआ नियम है, उस नियमों का वो पालन करते हैं, उस नियमों को मानते हैं। समाज के नियमों के विरुद्ध नहीं जाएंगे, समाज के नियमों के कभी भी विरुद्ध नहीं जाएंगे। जैसे कि समाज का नियम है, हमारा समाज का क्या नियम है कि विवाह के उपरांत लड़कियां जो है अपने इन लॉज के घर जाती है, शादी के उपरांत जाती हैं, तो वह ये समाज का नियम है, समाज के नियम को वो मानेंगे। ठीक है, जो हम लोग के विडो पर्सन होती हैं, वह जो है दूसरा मैरिज नहीं कर सकती हैं, यह समाज का नियम है, इसको वो मानना है। ठीक है, तो समाज के, भले समाज के नियम ऐसे हैं जिससे किसी के मानवता का क्या हो, मानवता की हत्या हो, उसका बुरी तरह से उसका क्या किया जाए, उसका तिरस्कार किया जाए, उसको प्रताड़ित किया जाए, लेकिन वो समाज का नियम है, उसको वो मानेगा ही मानेगा। यहाँ पे समाज के नियमों को वो कभी भी तोड़ेगा नहीं, चाहे उसके लिए अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। जैसे कि हिंज कहानी को अगर देख लीजिए कि उसकी माँ, उसकी जो पत्नी जो थी वो मर रही थी, समाज का नियम क्या है कि चोरी नहीं करना है, तो वो भले ही पत्नी मर जाए, उसका बड़ा से बड़ा नुकसान हो जाए, उसकी पत्नी मर जाए, लेकिन वह समाज के नियमों को नहीं तोड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग होता है अच्छा लड़का अच्छी लड़की की उन्मुखता, यानी कि आगे बढ़ना। क्या है, पहला है अच्छा लड़का अच्छी लड़की की उन्मुखता। अब देखिए, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, यहाँ पे क्या बोले थे, बच्चों में अनुमोदन पाने की भावना होती है ना। अच्छा लड़का अच्छी लड़की, यानी कि हम ये काम करेंगे तो मेरा क्या होगा, तारीफ होगा। अच्छा बनने के लिए बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, काम को करते हैं अपनी तारीफ पाने के लिए, अपनी प्रशंसा पाने के लिए। 4 लोगों के बीच कक्षा में देखिएगा, जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं, उनकी जो तारीफ होती है, तो बच्चे क्या करते हैं, खुश होते हैं, प्रशंसा प्राप्त करते हैं, और वो और वैसे ही काम करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, ताकि उनको अच्छा अनुमोदन मिले, क्लास में उनका क्या हो, नाम हो, सभी उनके लिए वाहवाही करें। ये चीजें उनको ज्यादा अच्छी लगती है। ठीक है, तो इस अवस्था में बच्चों में अनुमोदन पाने या निर्मोदन से दूर रहने की भी प्रेरणा बहुत तीव्र होती है। निर्मोदन मतलब डिस अप्रूवल, आप उसका तिरस्कार कीजिए, आप उसकी शिकायत कीजिए, वो आपसे गुस्सा जाएगा, चिड़चिड़ा जाएगा। आप उसकी प्रशंसा कीजिए, वो आपके पास आएगा, आपके हर काम को करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक तरह से लालच की ही भावना है। तो इस अवस्था में बच्चों में अनुमोदन पाने और निर्मोदन से दूर रहने की अभी प्रेरणा क्या होती है, बहुत ही तीव्र होती है। और बच्चे जो है दूसरों की मदद क्या करेंगे, अनुमोदन पाने की। यहाँ पे अदला बदली वाला भाव नहीं है, आप केवल उसकी तारीफ कर दीजिए, बेटा तुम बहुत अच्छे हो, तुम मेरा हेल्प किए, तुम बहुत अच्छे हो, बस उतना ही में बच्चा खुश हो जाएगा। कक्षा में बच्चा जो है होमवर्क बनाया, उसको कोई प्रोजेक्ट वर्क बनाने को दिया गया, बच्चा प्रोजेक्ट वर्क बना के लाया, उसकी कक्षा में टीचर ने सबके सामने उसकी खूब तारीफ कर दी, बहुत तारीफ कर दी, बच्चा वही अनुमोदन पाने के लिए से वो कार्य कर रहा था। अब वो क्या करेगा, उसी तरीके से अच्छे अच्छे कार्य करेगा अनुमोदन पाने के लिए। और जहां आप उसके तिरस्कार कर दो, डांट दो, वो आपसे दूर जाएगा। ठीक है, वो आपके निकट नहीं आएगा फिर। तो बच्चे इस अवस्था में क्या करते हैं, अनुमोदन पाने के लिए कार्य करते हैं, निर्मोदन से दूर रहते हैं। जैसे उस स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में बच्चे दंड से दूर रहते थे, इस स्टेज में बच्चे अनुमोदन से, निर्मोदन से दूर रहेंगे, यानी कि डिस अप्रूवल से बच्चे दूर रहेंगे। देखिए, समझ में आया, अनुमोदन यानी कि प्रशंसा, जहां उनकी तारीफ है वहां पे वो जाएंगे, वहां पे वो कार्य करेंगे। और जहां उनकी प्रशंसा नहीं की जा रही है, उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, उनकी अवहेलना की जा रही है, वहां पे वो बच्चे नहीं जाएंगे या फिर इस तरह के कार्य नहीं करेंगे। ठीक है, तो हिंज दुविधा, ये था हम लोग का 10 से 13 साल के बच्चे। अब हिंज दुविधा के अनुसार हिंज की काल्पनिक कथा जो है इन बच्चों के सामने भी 10 से 13 साल के बच्चों के सामने रखी गई।
और इनसे पक्ष में और विपक्ष में दोनों में प्रश्न पूछा गया। पक्ष में प्रश्न पूछा गया कि अगर हिंज औषध नहीं चुराता है, ठीक है, तो उसका परिवार या अन्य लोग उसे एक अमानवीय पति कहेंगे, यानी कि उसका क्या हो रहा है, निर्मोदन हो रहा है। उसके बच्चे, उसके दूसरे लोग, समाज के लोग क्या कर रहे हैं, उसका निंदा कर रहे हैं, उसका तिरस्कार कर रहे हैं कि कैसा आदमी है, अपनी पत्नी को भी नहीं बचा है, पत्नी को मर चुकी है, निर्मोदन हो रहा है ना। इस स्टेज में बच्चे क्या है, अनुमोदन प्राप्त करना चाहते हैं, निर्मोदन से दूर रहना चाहते हैं। तो पक्ष में बच्चे क्या आंसर दे रहे हैं कि अगर हिंज औसत नहीं चुराता है तो उसका परिवार तथा अन्य लोग जो है क्या करेंगे, उसको अमानवीय व्यक्ति बताएंगे, अमानवीय पति बताएंगे, उसका तिरस्कार करेंगे, उसकी आलोचना करेंगे। तो उसके अनुसार, इन बच्चों के अनुसार पक्ष में क्या था कि उसको औषधि चुरा लेनी चाहिए, ये केवल परिवार के लिए। अभी विपक्ष में देखिए, विपक्ष में बच्चे आंसर क्या दे रहे हैं कि अगर हिंज औषधि चुरा लेता है, दोनों ही कंडीशन में, अगर हिंज औषधि चुरा लेता है, सिर्फ औषध विक्रेता ही नहीं बल्कि अन्य लोग भी हिंज को अपराधी समझेंगे। यहाँ पे समाज उसका क्रिटिसाइज कर रहा है, समाज उसकी आलोचना कर रहा है ना। अगर हिंज औषध नहीं चुराता है तो घर परिवार के लोग उसका, यहाँ पे भी उसका निर्मोदन हो रहा है, और अगर हिंज औषधि चुरा लेता है तो समाज के लोग, दुकान वाले उसका क्या करेंगे, उसकी आलोचना करेंगे, यहाँ पे भी उसका निर्मोदन हो रहा है। तो दोनों ही अवस्था में यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका निर्मोदन किया जा रहा है। यहाँ पे वो क्या करना चाहता है, निर्मोदन से इस स्टेज के बच्चे दूर रहना चाहते हैं। ठीक है, समझ में आया। दूसरा का पहला, अच्छा लड़का अच्छा लड़का अच्छी लड़की। अभी देखिए दूसरा का दूसरा क्या है, प्राक रूढ़िगत नैतिक तर्कना का स्तर, कौन सा स्टेज था, पहला। दूसरा था हम लोग का रूढ़िगत नैतिक तर्कना का स्तर। हम लोग ये दूसरा का पहला था अच्छा लड़का अच्छी लड़की। अभी दूसरा का दूसरा जो है, सामाजिक क्रम संपोषित उन्मुखता। नाम को ध्यान से सुनिएगा, नाम से ही पता चल जाएगा कि क्या है। सामाजिक क्रम संपोषित उन्मुखता या फिर सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिन्यास। ठीक है, संपोषित का मतलब होता है उसको पोषण करना, उसको पालना। चाहे वो नियम जो है, समाज के नियम जो है हमारे हित में है चाहे नहीं है, समाज के नियम है, हमको पालन करना ही है। उसके लिए चाहे हमारा कुछ भी नुकसान क्यों ना हो जाए, हमको समाज के नियमों को मानना ही है। हम समाज के नियमों को तोड़ नहीं सकते। ठीक है, सामाजिक क्रम संपोषित उन्मुखता या फिर सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिन्यास, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, इसको इंग्लिश में कहते हैं। देखिए इस अवस्था में सामाजिक नियमों की व्याख्या बच्चे एक बड़े संदर्भ में करते हैं। अब इसकी व्याख्या क्या कर रहे हैं बच्चे, एक बहुत बड़े रूप में कर रहे हैं। उनके अनुसार क्या होता है कि अब उनका यह विश्वास हो जाता है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को इन नैतिक नियमों के अनुसार व्यवहार करना जरूरी है। यानी कि हम समाज में रह रहे हैं, समाज के जो नैतिक नियम है, समाज का जो रूल रेगुलेशन है, हमको उसका पालन करना ही है, चाहे किसी भी कीमत पे हम करें। ठीक है, सामाजिक क्रम संपोषित में क्या होता है, चाहे हम किसी भी कीमत पे समाज के नियम का पालन करें, हमको नियम का पालन करना ही है, समाज के नियमों को तोड़ना नहीं है। क्या हो रहा है ज्योति? नहीं करेंगे पहले इधर फोकस कीजिए। ठीक है, तो प्रत्येक व्यक्ति को इन नैतिक नियमों के अनुसार व्यवहार करना जरूरी है तथा किसी भी परिस्थिति में कोई भी सदस्य इन नियमों को तोड़ नहीं सकता है। यानी कि आपको किसी भी, आपका मतलब जो नियम बना हुआ है उस नियमों का पालन भले आपको बड़ा से बड़ा लॉस करके ही करना है, बड़े से बड़े नुकसान के साथ करना है, लेकिन आपको समाज के नियमों का पालन करना है किसी भी हाल में। ठीक है, क्योंकि यह सभी लोगों के लिए एक समान है, क्योंकि समाज में रह रहे हैं, सभी लोगों के लिए समाज के नियम क्या है, समान है। तो आप अगर नियमों को तोड़ेंगे तो दूसरा भी तोड़ेगा, इसीलिए समाज के नियमों का पालन सबके लिए करना अनिवार्य है। तो यही एक ऐसा माध्यम है जिसके सहारे समाज के सदस्यों में सहयोगी संबंध बना रहता है। क्या मानना है लोगों का कि अगर हम समाज के नियमों का पालन करेंगे तो दूसरे भी पालन करेंगे, हम तोड़ेंगे तो दूसरे भी तोड़ेंगे। इसी वजह से हमको क्या करना है, समाज के नियमों का कठोरता से पालन करना है, क्योंकि इससे हम लोग में क्या होगा, सहयोग की भावना होगी। अगर हम समाज के नियमों का कठोरता से पालन कर रहे हैं तो दूसरा हमारे साथ क्या करेगा, अच्छा संबंध बना के रखेगा, मुसीबत पड़ने पे हमारा साथ देगा, हमारा सहयोग देगा। ठीक है, समझ में आया।
तो सामाजिक क्रम संपोषित उन्मुखता जो होता है या सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास जो होता है, इसमें क्या है कि हमें समाज के नियमों का कठोरता से पालन करना है, चाहे उसके लिए हमारा बड़ा से बड़ा नुकसान ही क्यों ना हो जाए, उस नियम को हम तोड़ नहीं सकते हैं। अगर हम तोड़ेंगे तो समाज के अन्य व्यक्ति भी उन नियमों को तोड़ेंगे, जिससे क्या होगा, समाज का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। ठीक है, लोगों में आपस में सहयोग की भावना नहीं होगी, अच्छे संबंध रिलेशन नहीं रहेंगे। इसीलिए हमें समाज के नियमों का पालन करना है। अब देखिए, हिंद दुविधा इन बच्चों के सामने भी प्रस्तुत किया गया। एक पक्ष में, एक विपक्ष पक्ष में रखा गया कि हिंद को औषधि चुरानी चाहिए, क्योंकि अपनी पत्नी की रक्षा करना उसका कर्तव्य है। समाज तो ये भी कहता है ना कि विवाह करके तुम जिस पत्नी को लाए हो उसकी रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है, तो तुमको समाज के नियमों का पालन करना है। इसीलिए तुमको अपनी पत्नी को बचाने के लिए औषधि चुरानी चाहिए। पक्ष में बच्चे ये आंसर दे रहे हैं, लेकिन देखिए विपक्ष में बच्चे क्या आंसर दे रहे हैं कि अगर उसकी पत्नी मर भी रही है तो भी समाज के नियमों का कठोरता पूर्वक उसका पालन करना है। ठीक है, करते हुए औषधि नहीं चुरानी है, और अगर एक अच्छे नागरिक होने का उदाहरण पेश करना है। चाहे उसकी पत्नी मर भी जा रही है ना, तो भी उसको क्या करना है, औषधि नहीं चुरानी है। औषधि अगर वो चुराएगा तो समाज के नियमों का क्या करेगा, अवहेलना करेगा, समाज के नियमों को वो तोड़ रहा है, और ऐसा करना सही नहीं। ठीक है, तो विपक्ष में बच्चे आंसर ये दे रहे हैं, और पक्ष में क्या आंसर दे रहे हैं कि पत्नी का भी रक्षा करना उसका सामाजिक कर्तव्य है, तो पत्नी को बचाने के लिए उसे औषधि चुरानी चाहिए। तो अलग अलग स्टेज के बच्चे अलग अलग अपनी तर्कना को दे रहे हैं। क्लियर हुआ? तो शुरुआत से देखिए, पहला था प्राक रूढ़िगत नैतिक तर्कना का स्तर, जिसको प्री लेवल ऑफ हम लोग क्या प्री कन्वेंशनल लेवल ऑफ रीजनिंग कहते हैं। इसमें क्या था हम लोग का पहला, ये हम लोग का 4 से 10 साल की अवस्था। इस अवस्था में बच्चों में नैतिकता दूसरों के मानकों के अनुसार आती है, भौतिक परिणामों के अनुसार आती है। ठीक है, इसका पहला था दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखता, यानी कि इस स्टेज में बच्चे जो हैं अपने बड़े के दंड के डर से, दंड से दूर रहना चाहते। तो बच्चे जो हैं अपने बड़ों के दंड से बचने के लिए जो कहते हैं, क्या करते हैं, आज्ञाओं का पालन करते हैं, नैतिकता को अपनाते हैं। इनमें बच्चों में अपनी स्वयं की कोई नैतिकता नहीं होती है। जो बड़े जो देते हैं, जो बड़े जो बताते हैं, जो बड़ों का वो अनुकरण करते हैं, उसी नैतिकता को वो अपनाते हैं। इसमें उनको सही गलत का कुछ अंतर नहीं होता है। दंड के डर से वो नैतिकता को अपनाते हैं। दूसरा इसी का था साधनात्मक। ठीक है, साधनात्मक हम लोग का क्या था, नैतिकता थी साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता। तो इसमें क्या था कि बच्चे जो है साधन के लिए, यानी कि बच्चे जो है, बच्चों में इस स्टेज में वही नैतिकता होती है। बच्चों में अपनी कोई बुद्धि या समझ नहीं होती है, नैतिकता का कोई ज्ञान नहीं होता है, दूसरों के मानकों के अनुसार ही नैतिकता आती है। लेकिन इसमें बच्चों में क्या होता है, अदला बदली की भावना रहती है, प्रलोभन की भावना रहती है। बच्चे आपका सहयोग दे रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं, यानी कि बच्चों में क्या है, प्रलोभन है, वो आपके उसके बदले आपसे कुछ रिटर्न पाना चाहते हैं। इसके लिए बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे आपका सहयोग दे रहे हैं, न्याय की भावना दिखा रहे हैं, या सहभागिता की भावना दिखा रहे हैं। ये था हम लोग का पहला। दूसरा था हम लोग का क्या, रूढ़िगत नैतिक तर्कना का स्तर, जिसको हम लोग लेवल ऑफ कन्वेंशनल रीजनिंग कहते हैं। इसमें क्या था हम लोग का 10 से 13 साल की अवस्था इसके अंतर्गत रखा गया। इस अवस्था में क्या हम लोग देखे कि अब बच्चों में जो भी नैतिकता होती है, वो नैतिकता जो बचपन से वो सीखते आ रहे हैं, उसको वो अपने व्यवहार में शामिल कर लेते हैं। ठीक है, और समाज के नियमों को मानना और पालन करना उनका सबसे क्या होता है, परम कर्तव्य होता है। समाज के नियमों को मानना है, सामाजिक नियमों का पालन करना है। वो एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखे थे, सामाजिक, इसको भी 2 भागों में बांट दिया गया था। एक था हम लोग का अच्छा लड़का, अच्छी लड़की। यहाँ पे बच्चों में दूसरों से अनुमोदन पाने की इच्छा बहुत ज्यादा होती है, प्रलोभन बहुत ज्यादा होती है, मतलब दूसरों से अपनी तारीफ करना, अपनी प्रशंसा करना। तो बच्चे क्या करते हैं, प्रलोभन, अनुमोदन पाने के लिए क्या करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों का सहयोग करते हैं। हाँ, इस स्टेज में बच्चों में अच्छे और बुरे का अंतर करना भी आ जाता है। उस स्टेज में नहीं रहता, इस स्टेज में बच्चों में अच्छे बुरे का अंतर करना आ जाता है। तो बच्चे अनुमोदन पाने के लिए सारे कार्य करते हैं, और निर्मोदन से बच्चे, क्रिटिसाइज से क्या करते हैं, दूर रहते हैं। ठीक है, ये पहला था। इसी का हम लोग का दूसरा था सामाजिक क्रम संपोषित उन्मुखता, यानी सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिन्यास।
क्रम समपोषित, समपोषित का मतलब पोषण करना। लेकिन मान लीजिए हमारे बॉडी पे कुछ घाव वाव हुआ है तो हम उसको पोष रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसको उस सेंस में लीजिए इसको। समपोषित का मतलब हम क्या कर रहे हैं, उसका पोषण कर रहा है। समाज के नियम है, चाहे वो हमारे हित में है चाहे हमारे हित में नहीं है, हमको क्या करना है, उसको पालना है, हमको उसको नियमों को का पोषण करना ही है। तो इसमें हम लोग क्या देखे थे कि इस अवस्था में बच्चे जो होते हैं सामाजिक नियमों का पालन करने के लिए बाध्य होते हैं। सामाजिक प्राणी है, समाज के नियमों का उनको पालन करना है, कठोरता से पालन करना है सब, चाहे इसके लिए उनको बड़ी से बड़ी कुर्बानी देनी पड़े, चाहे उनका अहित ही क्यों ना हो जाए, लेकिन समाज के नियमों को उनको कठोरता से पालन करना है। क्योंकि समाज के नियम सभी के लिए एक समान बने हैं, अगर वो समाज के नियमों को तोड़ते हैं तो दूसरे भी समाज के नियमों को तोड़ेंगे, तब उनके समाज के अन्य व्यक्तियों से अच्छा रिलेशन नहीं रहेगा, सहयोगिता की भावना नहीं रहेगी। तो इस वजह से उनको समाज के नियमों का पालन करना है। ओके, इतना क्लियर हुआ? टाइम बताइए। लास्ट देखिए, तीसरा है उत्तर रूढ़िगत नैतिक तर्कना का स्तर या फिर उत्तर परंपरागत स्तर, लेवल ऑफ पोस्ट कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग। ये था हम लोग का लास्ट, ठीक है। ये हम लोग का स्टेज आ जाता है, इस अवस्था में बच्चों में नैतिक आचरण पूर्णतः आंतरिक रूप से, ये हम लोग का 13 से उसके ऊपर की अवस्था हो जाएगी, ठीक है, 13 से उसके ऊपर की अवस्था। तो यहाँ पे जो बच्चों में नैतिकता आती है, देखिए इसमें और अभी इससे पहले जो बताया इसमें आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, इसीलिए हम आप लोग को बार बार फोकस कर रहे थे कि संपोषित पे ध्यान दीजिएगा। संपोषित का मतलब होता है पोषण, ठीक है। तो इस अवस्था में बच्चों में नैतिक आचरण पूर्णतः आंतरिक नियंत्रण में होता है। वहां पे पहले बच्चे में जो नैतिकता थी 4 से 10 साल में, वो क्या थी, दंड के कारण, आज्ञाकारिता का पालन करते थे या प्रलोभन के कारण, ठीक है, दूसरों के मानकों के अनुसार बच्चों में ये सब चीज होता था। सेकंड हम लोग लेवल में देखें, अब बच्चों में क्या है, नैतिकता आ गई है, बच्चों में अच्छे बुरे का फर्क आ गया है, लेकिन समाज में रह रहे हैं, समाज के नियमों का उनको कठोरता से पालन करना है, चाहे इसके लिए उनका अपना ही हित क्यों ना हो जाए। अब ये जो तीसरा लेवल है, ये जो तीसरा लेवल जो होता है हम लोग का, इसमें बच्चों में नैतिकता जो आती है, नैतिक आचरण पूर्ण रूप से अब उसका आंतरिक हो जाता है, उसका अपना खुद का कंट्रोल हो जाता है। अब वो जो भी नैतिक आचरण कर रहा है अपने अनुसार कर रहा है, ना ही अपने बड़ों के कहे अनुसार कर रहा है, ना ही सामाजिक नियमों के अनुसार कर रहा है, वो स्वयं के अनुसार अपने नैतिकता को वहां पे क्या करता है, प्रदर्शन करता है। पूर्णतः उसका आंतरिक नियंत्रण हो जाता है, उसका खुद का नियंत्रण हो जाता है। हमको ये काम करना है या नहीं करना है, हमको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, वो हम अपने अनुसार करेंगे, समाज के नियमों के अनुसार नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, यह नैतिकता का सबसे उच्च स्तर होता है, इस लेवल तक बहुत कम लोग पहुंचते हैं, इस लेवल तक सभी लोग नहीं पहुंचते हैं। ये क्या है, ये नैतिकता का सबसे ऊंचा स्तर होता है, और इसमें नैतिकता का वास्तविक ज्ञान बच्चों में हो जाता है कि वास्तव में नैतिकता है, ठीक है। इसके तहत भी 2 अवस्थाएं होती हैं, जो क्या है हम लोग की, पहला है सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, ठीक है। ये जो लेवल होता है नैतिकता का सबसे हाई लेवल का होता है, इस स्तर पर बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, सेकंड स्टेज पर ही लोग पहुंच के रुक जाते हैं, इस स्टेज पर पहुंचना बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसी नैतिकता सभी में नहीं आती है, हर किसी में नहीं आती है कि हम अपने जान गंवा कर दूसरों की रक्षा कर दें, ऐसी नैतिकता सभी में नहीं आती है। कि हम भूखा रहकर दूसरों को खाना दे दें, ऐसी नैतिकता सब में नहीं आती है, ये बहुत हाई लेवल की नैतिकता होती है, ठीक है। और इसमें बच्चे जो भी होते हैं, वो जो नैतिकता जो बच्चों में आती है, वो नैतिकता उनका पूर्ण अपना नियंत्रण होता है, अपने अनुसार उस पर वो कार्य करते हैं, किसी दूसरे के अनुसार नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बोल रहा है, इसको 2 भागों में बांटा है। इसका पहला भाग है सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, ठीक है, पहला है सामाजिक अनुबंध उन्मुखता। इस अवस्था में बच्चे या किशोर उन व्यक्ति अधिकार या नियमों का आदर करते हैं जो प्रजातांत्रिक रूप से मान्य होता है। प्रजातांत्रिक रूप से मान्य का मतलब हमारे ऊपर किसी प्रकार का बर्डन नहीं है, किसी प्रकार का प्रेशर नहीं है कि तुमको इस नियम को मानना ही है। हम लोग सेकंड का दूसरा जो देखे उसमें क्या है, समाज के नियमों का कठोरता से पालन करना है। यहाँ पे कोई प्रजातांत्रिक है, तुमको अगर वो एक्सेप्ट है तो तुम एक्सेप्ट करो, नहीं है तो उसको मत करो, कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, इस अवस्था में बच्चे किशोर या उन व्यक्ति अधिकार तथा नियमों का आदर करते हैं जो प्रजातांत्रिक रूप से मान्य होता है। वे यहाँ लोगों का कल्याण और बहुसंख्यकों के इच्छाओं
को तर्क संगत महत्व देते हैं। ठीक है, क्या देते हैं? यहाँ पे लोगों के कल्याण के लिए यहाँ के लोग काम करते हैं, जिससे दूसरों का कल्याण हो, जिससे बहुसंख्यक लोगों की इच्छाओं की पूर्ति हो, ऐसे कार्य के लिए वहां पे लोग काम करते हैं। यहाँ पे विश्वास करते हैं कि समाज का उत्तम कल्याण तब होता है जब उनके सदस्य समाज के नियमों का आदर पूर्वक पालन करते हैं, कठोरता से नहीं। देखिए, कठोरता से पालन करना यानी कि हमको वो एक्सेप्ट नहीं है, फिर भी हम उसका पालन कर रहे हैं। यहाँ क्या है? हम समाज के नियमों का आदर पूर्वक पालन कर रहे हैं, हम उसका आदर भी कर रहे हैं, उसका पालन भी कर रहे हैं। हमको एक्सेप्ट है तो ही हम उसको मान रहे हैं, बिना एक्सेप्ट रहे हम उसको नहीं स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी नैतिकता जो होती है कैसी होती है? पूर्ण रूप से हमारे नियंत्रण पर होती है, प्रजातांत्रिक होती है, किसी का रोक टोक नहीं होता है, हम अपने अनुसार उस नियमों का पालन करते हैं, हम अपने अनुसार उस कार्य को करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए हम लोग के जितने भी आर्मी या फिर जितने भी हम लोग के डिफेंस के देखिएगा 18-19 साल के बच्चों को दिया जाता है ना, इसी स्टेज के बच्चों को दिया जाता है। बुढ़े 30-32 या 25-26 के नहीं, 25-26 भी आ जाते हैं, लेकिन 30-32 नहीं, उस समय नैतिकता नहीं रहेगी। इस स्टेज के बच्चे देखिएगा जो हम लोग के बॉर्डर पे लड़ते हैं या मर जाते हैं, इन सब बच्चों में ही या फिर उन सब स्टेज के बालकों में ही इस तरह की नैतिकता देखने को मिलती है। वो जब बॉर्डर पे लड़ते हैं ना, मरते हैं ना, तो उनके मन में ये नहीं आता है कि हम दूसरों के लिए मर रहे हैं, हमारा फैमिली का क्या होगा। नहीं, वो दूसरों के कल्याण के लिए, बहुसंख्यकों के हित के लिए वो काम कर जाते हैं, अपने विषय में या अपने परिवार के विषय में नहीं सोच। और ऐसी नैतिकता हर किसी में नहीं आती। ठीक है, हम रास्ते में जा रहे हैं, एक व्यक्ति जो है किसी दूसरे व्यक्ति को मारने के लिए दौड़ा रहा है, हम बीच बचाव करने हम लोग जाएंगे? कभी भी हम लोग क्या करेंगे? पीछे भागेंगे कि हम क्यों उसके झगड़े में पड़े, मेरे को वो मार देगा तो क्या होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर जो व्यक्ति इस प्रकार की नैतिकता दिखा रहा है, उसको बचाने जा रहा है, ठीक है, या फिर उसको वहां से लेके भाग रहा है, वो एकदम उच्च स्तर की नैतिकता होती है, जो हर किसी में नहीं होती है। रास्ते में हम जा रहे हैं, कोई बूढ़े व्यक्ति को कोई कार वाला धक्का मार दिया, और धक्का मार के क्या हो गया, आया और कार पीछे फिर लिया और फिर उसके ऊपर कचट के उसको चला गया, उसको कुचल के चला गया। ठीक है, और हम अगर उसको बोलेंगे और पीछे से करेंगे, हम जान रहे हैं कि वो क्रूर व्यक्ति है, वो क्रूर स्वभाव का है, अगर हम उसको कुछ बोलेंगे तो वो हमारे साथ भी ऐसा ही करेगा, तो हम डर से कुछ बोलेंगे ही नहीं। तो हमारे अंदर वो नैतिकता नहीं आई, हम कभी भी उस उच्च स्तर की नैतिकता के ऊपर नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति वहां पे उस अमानवीय हरकत को देखकर उसको रोक रहा है, उसको टोक रहा है, उसको बोल रहा है, उसमें क्या है? उच्च स्तर की नैतिकता है। वो अपने विषय में नहीं सोच रहा है कि ये आदमी हमारे साथ भी ऐसा हरकत कर सकता है, हमको भी इस तरीके से वो कुचल सकता है। ठीक है, वहां पे वो क्या देख रहा है? वहां दूसरों का जो भला हो, दूसरों का हित का कार्य हो, वो वहां पे वो देख रहा है, और वो हर किसी में नहीं आता है। हम लोग साइड हट जाएंगे, हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। हमारे सामने कुछ लड़के जो है लड़कियों को छेड़ रहे हैं, लेकिन हम कुछ नहीं बोलेंगे कि हमारे साथ भी वो ऐसा हरकत कर सकता है। वो नैतिकता हमारे अंदर नहीं आएगी, उस लेवल की नैतिकता हर किसी में नहीं आती। इसीलिए कहते हैं कि ये सबसे हाई लेवल की नैतिकता होती है। ठीक है, तो ये कैसी नैतिकता होती है? सामाजिक नियमों का क्या करते हैं यहाँ पे बच्चे जो होते हैं, आदर पूर्वक उसका पालन करते हैं, कठोरता से पालन नहीं करते। कैसे करेंगे? आदर पूर्वक पालन करेंगे। तो सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, और वो जो था हम लोग का सामाजिक क्रम संपोषित उन्मुखता, उसमें कठोरता से पालन हो रहा है। और सामाजिक अनुबंध उन्मुखता में क्या हो रहा है? समाज के नियमों का आदर पूर्वक पालन हो रहा है, प्रजातांत्रिक तरीके से पालन हो रहा है। यहाँ पे बच्चे जो भी नैतिकता दिखाते हैं, उनका खुद का कंट्रोल उस पर रहता है, नियंत्रण रहता है, दूसरों के मानकों के अनुसार या दूसरों के नियमों के तहत रहकर वो कार्य नहीं करते। यहाँ पे भी बच्चों के सामने हिंज दुविधा रखी गई, एक पक्ष में एक विपक्ष में। पक्ष में रखी गई तो क्या बोला गया कि हिंज अगर अपनी पत्नी को मरने देता है और वह मात्र डर के कारण की वजह से ऐसा करेगा, तो कोई विवेचन में के आधार पर, मतलब यहाँ पे जो बोलने का इसका मतलब है कि हिंज जो है अपनी पत्नी को मरने दे रहा है, ठीक है, तो वह मात्र डर के कारण सामाजिक नियमों के अंदर बंद कर, समाज क्या बोलेगा, समाज के लोग हमको धुतकारेंगे, समाज के लोग हमको चोर बोलेंगे, ये सामाजिक नियमों से डर के ऐसा बच्चा वहां पे जो है इंसान जो है काम कर रहा है, जो कि नैतिकता नहीं है उसके अनुसार। ठीक है,
डर की वजह से ऐसा करेगा, ना कि कोई विवेचन के आधार पर। वो क्या कर रहा है, समाज के डर से, समाज के नियमों का पालन करते हुए वो इस प्रकार का हरकत कर रहा है, अपनी पत्नी को वो पढ़ने दे रहा है। विपक्ष में बच्चे क्या आंसर दे रहे हैं कि हिंज अपने समुदाय में विशेष स्थान तथा सम्मान खो देगा या तथा नियम को तोड़ देगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर हिंज औषधि चुराता है, अपनी पत्नी को बचाता है, तो समाज में जिसका उसका जो सम्मान था वो अपना सम्मान खो देगा, लोग उसको चोर बोलेंगे, उसको बुरी दृष्टि से देखेंगे, समाज के नियमों को वो तोड़ रहा है, तो ऐसा करना भी सही नहीं। यहाँ पे विपक्ष में बच्चे आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या था हम लोग का सामाजिक अनुबंध उन्मुखता। ठीक है, समाज के नियमों का पालन करना है किंतु आदर पूर्वक पालन करना है। अगला बोल रहा है, इसी का दूसरा है सार्वत्रिक या सार्वभौमिक नीति परक सिद्धांत उन्मुखता। ये उस लेवल से भी हाई लेवल का होता है। वहां पे लोग समाज के नियमों का पालन कर रहे हैं, आदर पूर्वक पालन कर रहे हैं, समाज के नियमों को तोड़ेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पे जो है सार्वत्रिक या सार्वभौमिक नीति परक सिद्धांत जो है, यहाँ अगर समाज का नियम हमारे कल्याण के बीच में बाधा आ रही है तो हम समाज के नियमों को तोड़ देंगे। ठीक है, सब चलेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, समाज के नियमों को तोड़ देंगे। हम जो एग्जाम्पल दिए आप लोग को फौजियों का, ठीक है, वो फौजी वाला एग्जाम्पल इसमें आएगा, उसमें नहीं आएगा। वहां पे समाज के नियमों का पालन हो रहा है लेकिन आदर पूर्वक पालन कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हमारे कल्याण के बीच में, दूसरों के हित के बीच में अगर इस तरह के नियम आते हैं तो हम उस नियम का पालन नहीं करेंगे, हम उस नियम को क्या करेंगे, तोड़ देंगे। यह सबसे, ये उससे भी हाई लेवल का आता है। इस स्तर पर पहुंचना लोगों के लिए और भी कठिन होता है। तो सार्वत्रिक या सार्वभौमिक नीति परक उन्मुखता में क्या होता है कि इस अवस्था में अपने नैतिक नियमों को प्रोत्साहित करने या आत्मनिंदा से बचाने का अभिप्रेरण अति तीव्र होता है। यहाँ पे जो है ना, अगर हम किसी, मान लीजिए रोड पे लोग जो है इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं या फिर किसी व्यक्ति को कुचल के चले गए और हम वहां पे नहीं बचाएं उस व्यक्ति को, तो हमारा आत्मा जो है हमको खुद धिक्कारेगा। ऐसे पर्सन, ठीक है, जो सार्वत्रिक परक या सार्वभौमिक नीति परक के अंतर्गत आते हैं व्यक्ति, उस व्यक्ति को उसकी आत्मा जो है खुद धिक्कारती है कि तुम ये काम क्या करके आया, तुम उस व्यक्ति को नहीं बचा पाया। ठीक है, वहां पे वो बच्चा भूखे बिलप रहा था, रो रहा था, तुम्हारे पास खाना था, तुम खाना नहीं दिया, उसका आत्मा उसको खुद धिक्कारेगा कि तुम ये काम जो किया ये सही नहीं किया। उसकी अंतरात्मा ही उसको शांति से नहीं रहने देगी। ठीक है, तो वो अपनी अंतरात्मा के धिक्कार से बचने के लिए वहां पे व्यक्ति जो है अच्छे कार्य करते हैं, और उनमें सबसे हाई लेवल की नैतिकता होती है। वो अपने विषय में ना सोचकर दूसरों के विषय में सोचते हैं, दूसरों के हित और कल्याण के विषय में सोचते हैं। तो इस अवस्था में अपने नैतिक नियमों को प्रोत्साहित करने या आत्मनिंदा से बचाने का अभिप्रेरण अत्यंत ही तीव्र होता है। ठीक है, क्या होता है, आत्मनिंदा से हम लोग प्राय जो मूवीज में देखते हैं, हीरो क्या करता है, दूसरों को बचाने के लिए अपने जान जोखिम में डाल देता है। ये क्या है, सबसे हाई लेवल की नैतिकता है। ठीक है, और क्या करता है, उसके अंदर भी देखेंगे कि वो उसको, उसकी आत्मा ही उसको कचोट रही है, तुम ये जो काम किया है सही नहीं किया, तुम वहां पे हीरोइन को इस तरह से अकेले दुश्मनों के बीच में छोड़ दिया कि उसकी आत्मा उसको खुद ही कचोटेगी और फिर वो जाएगा उसको बचाने के लिए। अक्सर हम लोग मूवीज में देखते हैं। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे, यह उच्चतम सामाजिक स्तर की उच्चतम अवस्था होती है, सबसे हाई लेवल की, जहाँ किशोरों में सार्वत्रिक नैतिकता या नियम की नैतिकता बरकरार रहती है। ठीक है, मेनली किशोरों में देखिएगा, किशोरावस्था में ही बच्चों को डिफेंस में दिया जाता है, आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, इसी स्टेज में दिया जाता है। क्योंकि इस स्टेज में वो लोग सोचेंगे नहीं कि देश के लिए लड़ना है, मरना है, अपने ये नहीं सोचेंगे, दूसरों के लिए नहीं सोचेंगे। हम लोग को बोला जाएगा ना कि चलो तुमको, चलो बॉर्डर पे ले जाते हैं, वहां पे लड़ना है, मरना है, तो हम लोग सोचेंगे कि अगर हम वहां पे मर जाएंगे तो मेरा फैमिली का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। वो लोग ये सब नहीं सोचेंगे, वो लोग देश के लिए सोचेंगे, देश के हित के लिए सोचेंगे। ठीक है, तो यहाँ किशोर दूसरों के विचारों तथा नैतिक प्रतिबंधों से स्वतंत्र होकर अपने आंतरिक मानकों के अनुसार क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। ठीक है, दूसरों के नैतिक नियमों से पूरी तरह से यहाँ पे स्वतंत्र होते हैं। वहां पे क्या होते हैं, नैतिक नियमों का, सामाजिक नियमों का पालन करते हैं लेकिन आदरपूर्वक पालन करते हैं। यहाँ पे वो पूरी तरह से स्वतंत्र रहते हैं, यहाँ पे वो पालन करेंगे, लेकिन जो सामाजिक हित के विरुद्ध है उसका वो पालन नहीं करेंगे, वहां पे उसको तोड़ भी देंगे, वो नियमों को नहीं मानेंगे। ठीक है,
समाज क्या कहता है कि विवाह होने के बाद लड़कियों का घर उसका ससुराल ही होता है, लेकिन उसके ससुराल में उसकी बहन को बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। वो क्या करेगा? अपनी बहन को वहां से डाइवोर्स दिलवा के ले आएगा। वो समाज के नियमों का नहीं सोचेगा। वो क्या सोचेगा? अपनी बहन के हित के लिए सोचेगा, अपनी बहन के हित के कल्याण के लिए सोचेगा। ठीक है? तो यहाँ पे ऐसी नैतिकता हमें देखने को मिलेगी। रास्ते में अकेले नाइट में कहीं जा रहा है, एक लड़की को दो लड़के छेड़ रहे हैं, तंग कर रहे हैं, वहां पे वो क्या करेगा? ये नहीं सोचेगा कि वो लोग मुझे भी मार सकते हैं, मुझे भी आघात पहुंचा सकते हैं। वो उसको बचाने के लिए क्या करेगा? वहां पे जाएगा और अपना जान गवा देगा। तो उस तरह की नैतिकता जो है हम लोग का सार्वत्रिक या सार्वभौमिक नीतिपरक सिद्धांत के अंतर्गत आती है। ठीक है, समझ में आया? अब हिंज की दुविधा को अगर रखा गया पक्ष में और विपक्ष में, तो पहला बोल रहा है कि अगर हिंज औषधि को चोरी नहीं करता है तो वह कानून के नियमों के शिकंजे से निश्चित रूप से बच जाएगा। क्या बोल रहा है? हम लोग क्या देखे थे कि इसकी आत्मा खुद ही यहाँ पे इनको कचोटती है। अगर वह चोरी नहीं करता है तो वह कानून के नियम के शिकंजे से निश्चित रूप से बच जाएगा, परंतु अपने स्वतः अपने अंतःकरण या अंत मन से कैसे बच पाएगा? उसका मन तो उसको धिक्कारते रहेगा। तुम्हारी पत्नी मर गई, तुम अपनी पत्नी को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। वो जिंदा रह के भी जीवित नहीं रहेगा, उसकी अंतरात्मा उसको बार बार कचोटती रहेगी, धिक्कारती रहेगी। ठीक है, पक्ष में। यहाँ पे विपक्ष में क्या बोल रहा है कि अगर हिंज औषधि चुराता है तो वह अपने आप में निंदित महसूस करेगा। यहाँ पे भी उसका मन उसको कचोट रहा है कि समाज के नियमों को तोड़ रहा है, अपनी पत्नी को बचाने के लिए वो औषधि चुरा रहा है, लेकिन फिर भी उसका मन बोल रहा है कि नहीं, हम ये गलत काम किए, क्योंकि उसका यह व्यवहार ईमानदारी के मानकों के अनुरूप नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ जो हम लोग का सार्वत्रिक परक या सार्वभौमिक नीति परक सिद्धांत होता है, यह सबसे हाई लेवल का होता है। यहाँ पे समाज के नियमों का पालन करना है, आदरपूर्ण पालन करना है, लेकिन अगर वह समाज के नियम किसी के हित के विरुद्ध हो, किसी के मतलब कल्याण के विरुद्ध हो, तो हम उस नियमों का तोड़ सकते हैं। इसके पहले हम लोग जो देखे सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, समाज के नियमों का आदर पूर्वक पालन करना है। ठीक है, यहाँ पे हम समाज के नियमों का पालन करेंगे, लेकिन समाज के नियमों को तोड़ेंगे नहीं। इससे पहले हम लोग जो देखे दूसरा नंबर सामाजिक क्रम संपोषित उन्मुखता, इन तीनों में कंफ्यूजन होता है। उसमें क्या है? समाज के नियमों का कठोरता पूर्वक पालन करना है, चाहे उसमें हमारा बड़ा से बड़ा नुकसान क्यों हो जाए। ठीक है, अब आप लोग को हम ये पीडीएफ भेज दिए हैं, आप लोग को इसको क्या करना है? घर में पढ़ना है। आज हम जो पढ़ाए हैं उसको घर में पढ़ना है। ये हम आज आप लोग का एक ही दिन में ये कंप्लीट कर दिए। टाइम बताइए। 40 होने वाला है। चलिए, कोहेल वर्ग के सिद्धांत की कुछ आलोचना की गई है। किस किस बातों पर इनकी आलोचना की गई है उसको सुनिए। ठीक है, तो कोहेल वर्ग जी जो थे, जो हम लोग का नैतिक विकास का सिद्धांत जो दिए थे, उनकी आलोचना की गई है कि कुछ मानकों का मत है कि कोहेल वर्ग के इस सिद्धांत में पश्चिमी सांस्कृतिक पूर्वाग्रह है, यानी कि वो वेस्टर्न कल्चर को यहाँ पे अपना रहे हैं। ठीक है, किसको अपना रहे हैं? वेस्टर्न कल्चर को। अवार्ड एंड यहाँ पे एक मनोवैज्ञानिक है सैनरी ने कुछ ऐसे अध्ययन किए हैं जिसमें कनाडा हो गया, मैक्सिको हो गया आदि के बच्चे और किशोरों में प्रथम 2 स्तरों की नैतिकता लगभग एक ही दर में पाई जाती है। आप लोगों को प्याजे जी का थ्योरी बताए थे, तो क्या बताए थे कि हमारे देश की संस्कृति और दूसरे देश की संस्कृति में अलग अलग अंतर होता है। अब हमारे देश के बच्चों को ईवीएस जो है कक्षा 3 से पढ़ाया जाता है, शुरू से पढ़ाया जाता है। हमारे देश के बच्चों को मैथ्स का बेसिक नॉलेज जो है दूसरे या तीसरे कक्षा से दिया जाता है, वहां शुरुआत से दिया जाता है, तो उसका जो मेंटल स्तर होता है वो हमारी तुलना ज्यादा होता है। यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि किशोरों में प्रथम 2 स्तरों की जो नैतिकता यहाँ पे लगभग एक ही दर में पाई जाती है, परंतु तीसरे स्तर अर्थात उत्तर रूढ़िगत नैतिक तर्कना जो है सिर्फ शिक्षित मध्य वर्ग वयस्कों में ही पाई जाती है। यहाँ पे किसको बोला जा रहा है? शिक्षित मध्यम वर्ग वयस्कों में। और हम लोगों में कहाँ दिया गया है? 18 वर्ष के टीनेजर के बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे इस बात को लेकर इनकी आलोचना की गई है कि इनके जो सिद्धांत है, इस जो थ्योरी को उन्होंने दिया गया है, इसमें किसका ज्यादा जिक्र किया गया है? पश्चिमी सभ्यता का। ठीक है, पश्चिमी सभ्यता का, पश्चिमी शिक्षा प्रणाली का जिक्र ज्यादा किया गया है। किशोर और वयस्कों में नैतिक तर्कना का अभाव पाया जाता है। उनके अनुसार किशोर और वयस्कों में नैतिक तर्कना का अभाव पाया जाता है। और
हमारे अनुसार जो किशोरों में उत्तर रूढ़िगत नैतिक तर्कना आ जाती है, सबसे हाई लेवल की नैतिक तर्कना आ जाती है। और देखा जाए तो हमारे स्टेट में, हमारे कंट्री में, पश्चिमी देशों में ये जो नैतिक तर्कना है 18 साल के बच्चों में होती है। आप वयस्कों को बोलिएगा कि चलिए उसके लिए अपनी जान दे दीजिए, चाहे उसकी बेटी का शादी नहीं हो रहा है, आपके पास इतना पैसा है तो दे दीजिए, वो नहीं देंगे। लेकिन किशोर जो टीनेजर होते हैं ना, उनमें बहुत ज्यादा जोश होता है, उनमें ये सारी नैतिकता बहुत ज्यादा होती है। उनको बोलिएगा, उनके पास होगा तो वो दे देंगे, वो दे देंगे, किसी के कल्याण हित के लिए ये काम कर देंगे, लेकिन वयस्क नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस बात की इनकी आलोचना हुई है, पश्चिमी सभ्यता को ये ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, महत्व दे रहे हैं, इसलिए इनकी आलोचना की गई है। दूसरा है कि कोहेल वर्ग के सिद्धांत की दूसरी आलोचना इस बात पे की गई है कि लिंग पूर्वाग्रह, देखिएगा यहाँ पे जो भी जिक्र वो कर रहे हैं वो लड़कों को लेके किए हैं, लड़कियों का जिक्र वो नहीं किए। लड़कियों में किसी नैतिक तर्कना का जिक्र वो नहीं कर रहे। हिंज एक लड़का है, ठीक है, लड़के के लिए ना जिक्र करता है, वहां पे एक लड़की का भी जिक्र कर सकते हैं कि बेटी अपनी माँ के लिए ऐसे ऐसे कार्य कर रही है। तो जितने भी वो काल्पनिक कथाएं बनाए हैं ना, उसमें वो मोस्टली लड़कों को ही रखे हैं, जिसके लिए उनकी आलोचना की गई कि वहां पे वो लिंग पूर्वाग्रह की भावना को दिखा रहे हैं। वो केवल लड़कों को ही फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहे हैं, लड़कियों को कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो जब कोहेल वर्ग ने विभिन्न तरह के नैतिक दुविधाओं का निर्णय किया तो उन्होंने उसकी जांच सिर्फ पुरुषों पर ही की, स्त्रियों पर नहीं की, और उनसे प्राप्त अनुक्रियाओं को नैतिक मानदंड के रूप में उपयोग किया। केवल लड़कों पे ही जो भी एग्जाम्पल दिया, जो भी काल्पनिक कथाएं बनाई, लड़कों के ऊपर ही बनाई, लड़कियों के ऊपर नहीं। इसकी वजह से उनकी आलोचना लिंग पूर्वाग्रह के आधार पर उनकी आलोचना की गई है। तीसरा बोल रहा है कि कई विकासात्मक मनोवैज्ञानिकों का मन है कि कोहेल वर्ग का सिद्धांत सचमुच में काफी सीमित है, लिमिट है, बहुत विस्तृत नहीं है, वाइड नहीं है, क्योंकि नैतिकता कोई काल्पनिक दुविधा के बारे में मात्र सोचने से कई बड़ी चीज होती है। ठीक है, बोल रहा है कि कोई, क्योंकि नैतिक तर्कना और नैतिक व्यवहार एक ही चीज ना होकर भिन्न चीज होती है। नैतिक तर्कना करना और नैतिक व्यवहार करना अपने व्यवहार के अनुसार। ठीक है, हम आप लोग को एग्जाम्पल के तौर पर ये समझा रहे हैं। जिनकी नैतिक तर्कना उतनी मजबूत नहीं होती है, परंतु फिर भी वे उत्तम और उच्च नैतिक व्यवहार करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हिंज जी ने, ये हिंज बोल रहे हैं, कोहेल वर्ग जी ने जो काल्पनिक कहानी बना के बच्चों के सामने प्रस्तुत की है, तो केवल वर्बली बोलना कि क्या होगा, वो लड़का लोग उसको छेड़ रहा था तो हम उसको जाके मार के उसको बचा लेंगे। ठीक है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि हम जाके उसको मार के बचा लेंगे, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं, हम मार के नहीं बचाएंगे। लेकिन जब उसको स्वयं उस परिस्थिति में रखा गया, उस घटना के तहत रखा गया, मतलब उसके सामने वैसी परिस्थिति आ गई कि रात में वो जा रहा है और 4 लड़के एक लड़की को पकड़ के खींच के ले जा रहे हैं, उसके साथ अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं। तो जो लड़का बोला था कि हम उसको मार के बचा लेंगे, वो लड़का दुम दबा के भाग गया। तो केवल कहने मात्र से, केवल काल्पनिक कथा बनाकर किसी के नैतिक व्यवहार की हम जांच नहीं कर सकते हैं कि उसमें नैतिकता किस लेवल की है या कैसी है। और जो बोला था कि नहीं हम कैसे बचाएंगे, हम अकेले कैसे उसको मार पाएंगे, उसकी अंतरात्मा उसको धिक्कार दी और वो वहां पे जाके उस लड़की को बचा लिया। तो यहाँ पे जो काल्पनिक दुविधा रख के बच्चों की नैतिक व्यवहार या फिर नैतिकता की जांच की जा रही है, इसकी भी आलोचना लोगों ने की है कि केवल काल्पनिक कथाओं के माध्यम से हम किसी के नैतिकता का वर्णन नहीं कर सकते हैं, जब तक कि हम उसको उस परिस्थिति में ना रखें। ठीक है, उसके सामने वो परिस्थिति ना मौजूद हो। हमारे सामने हम भी भूखे हैं, हमारे सामने दरवाजे पे कोई भिखारी भी आ गया, तो अब दोनों ही भूखे हैं, तो हम ये काल्पनिक कथा बोल रहे हैं, काल्पनिक कहानी बोल रहे हैं कि मान लीजिए आप लोगों से पूछ रहे हैं कि हम भी भूखे हैं और हमारे सामने कोई व्यक्ति भी आ गया, मान लीजिए हमारे घर में एक मेहमान आ गया, वो भी भूखा है, तो हम क्या करेंगे? खाना, उसको बहुत तेज भूख लगी और हमें भी बहुत तेज भूख लगी, तो क्या करेंगे? तो हम अपना खाना उसको दे देंगे। बोलने के लिए तो हम बोल दिए कि क्या करेंगे, अपना खाना उसको दे देंगे। लेकिन जब उस प्रकार की परिस्थिति आएगी तो क्या आप उस तरह का व्यवहार करेंगे? ये परिस्थिति पे डिपेंड करता है। ठीक है, समझ में आया? ससुराल जाएंगे तो हम अपने सास ससुर का बहुत सेवा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हेन करेंगे, तेन करेंगे। लेकिन जब उस तरह का माहौल आता है, उस तरह की परिस्थिति आती है, तो हम किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, वो हमारा नैतिकता को, वास्तव में वो हमारी नैतिकता को दर्शा रहा है, वो हमारी नैतिकता का निर्णय दे रहा है कि हम किस प्रकार की नैतिकता कर रहे हैं, स्वयं उस परिस्थिति में रहकर, उस संदर्भ में रहकर, ऐसे नहीं।
काल्पनिक रूप से तो कोई भी बोल सकता है कि अरे हम तुमको पैसा का जरूरत है ना, तुमको बाइक खरीदना है, पैसा का जरूरत है, चलो हम तुमको 2 लाख रुपया दे रहे हैं, जाओ बाइक खरीद लो। कहने के लिए वो कह दिया, लेकिन जब उसको करना पड़ेगा तो वो देगा कि नहीं देगा, वो उसकी नैतिकता, असली नैतिकता पता चलेगी तब। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कोहेल वर्ग जी की आलोचना की गई है कि मात्र काल्पनिक कथाओं से वर्बली हम किसी की नैतिकता का, उसके नैतिक तर्कना या नैतिक व्यवहार का हम लोग जांच नहीं कर सकते हैं। वो वहां पे नैतिक तर्क दे रहा है, वर्बली दे रहा है, लेकिन उसका नैतिक व्यवहार कैसा है, जब तक वो उस परिस्थिति में नहीं आएगा, उस संदर्भ में उसको नहीं रखा जाएगा, तब तक हम उसका जांच नहीं कर सकते। ओके, समझ में आया? क्लियर हुआ? खत्म। एक दिन में एक टॉपिक खत्म। कल आप लोग को पढ़ाएंगे मोटिवेशन, और परसों पढ़ाएंगे अधिक ये लैंग्वेज। शाम में गेस करेंगे हम लोग। क्लास 3-4 कंप्लीट करेंगे और क्लास 5 स्टार्ट करेंगे। टाइम कितना हुआ? 3:45। आप बताइए, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम? गायत्री जी, नो मैम। मनीष सर को भेजे थे, पता गायत्री जी आपके पास पीडीएफ गया है नैतिक विकास वाला? यस मैम, आया है ना? आज हम जो कुछ भी पढ़ाए हैं एक बार घर में रीड जरूर कर लीजिएगा, माइंड में घुस यस मैम। जाएगा, माइंड में रह जाएगा। जो कुछ भी डाउट होगा, क्वेरी होगा, कल आप हमसे पूछ सकती हैं। ठीक है, आप लोग को भी बोल रहे हैं, इसको अचार डाल के नहीं दिए हैं, समझ में आया? इसको घर में जाके पढ़िएगा, और जो भी डाउट होगा, जो भी क्वेश्चन होगा, कल हमसे आके पूछिएगा। समझ में आया? इसको दोबारा हम लोग को पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो कल पढ़ाएंगे मोटिवेशन। मोटिवेशन भी गया है गायत्री जी? मोटिवेशन भी गया है ना? खोजना पड़ेगा, वॉलपेपर में था। गायत्री जी कहाँ चली गई? डिस्प्ले सेटिंग में वॉलपेपर में सेटिंग मैम, अधिगम में अनुप्रेरणा है ना? हाँ, ये टॉपिक Yes. कल मोटिवेशन। Yes. ठीक है, और आज वाला पढ़ लीजिएगा, और पढ़ने के बाद जो है क्वेश्चन जो भी होगा वो हमसे पूछिएगा। चलिए, एक क्वेश्चन है। एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती थी। ठीक है, निम्न में से कौन सी संरचनात्मक उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है? नंबर 1 है साम्य धारण, नंबर 2 है संरक्षण, नंबर 3 है बुद्धि, और नंबर 4 है समीपस्थ निकटतम विकास का क्षेत्र। क्या होगा? प्रश्न है, एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा, ठीक है, बच्ची की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच नहीं सकती थी। यहाँ पे नहीं शब्द छूट गया है, तो इसमें क्या होगा हम लोग का? साम्य धारण होगा, संरक्षण होगा, बुद्धि होगा, या समीपस्थ निकटतम विकास का क्षेत्र होगा? क्या होगा? फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया गया। सुझाव दिए, उसका समझ बनाए, वो जिस बिंदु पे अटकी थी उस बिंदु से उसको हम बहुत आगे ले गए। ठीक है, तो उस पर जो कि वो अकेले नहीं पहुंच सकती थी बच्ची, तो वो क्या कहला रहा है? हम उसको क्या देना है? यहाँ पे है साम्य धारण है, संरक्षण है, बुद्धि है, या समीपस्थ या फिर निकटतम विकास का क्षेत्र है। क्या होगा? मैम, तीसरा नंबर। तीसरा है बुद्धि। पहला होगा। तो क्या पढ़ा है? हाँ, बच्चा का माइंड जो है एक बिंदु पर अटक गया है, थोड़ा हिल्स दिए तो आगे चला जाए। हम उसको क्या दिए? सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले गए, उसको गोल तक ले गए। हाँ, जहां पर वो अकेले नहीं पहुंच पा रही थी। तो वो क्या है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र नहीं हुआ। बच्चे की अपनी बुद्धि क्षमता, ठीक है, और संभावित विकास का क्षेत्र,
इन दोनों के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पे साम्य धारण होगा नहीं। साम्य धारण का मतलब क्या? साम्य धारण का मतलब समझाए थे ना, ये सब चीज पढ़ा कीजिए। इंग्लिश में ये सब क्या था समीपस्थ विकास के क्षेत्र? इंग्लिश में साम्य धारण को हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रेशन। ठीक है, संरक्षण को कंजर्वेशन, बुद्धि को इंटेलिजेंसी कहेंगे, समीपस्थ विकास का क्षेत्र को ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। चलिए अगला है क्वेश्चन, ले वाइगोस्की के अनुसार, ठीक है, आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदला जा सकता है? किसके अनुसार? ले वाइगोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक जो क्षमताएं हैं, यानी कि एक बच्चे की जो मानसिक क्षमता है वो मुख्य रूप से किसके द्वारा, जो बच्चे की मानसिक क्षमता है किसके द्वारा उसको उच्चतम, ठीक है, संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदला जा सकता है? सामाजिक पारस्परिक क्रिया के द्वारा, उद्दीपन अनुक्रिया संबंध द्वारा, अनुकूलन एवं संगठन द्वारा, पुरस्कार एवं दंड द्वारा। अनुकूलन का आप चैप्टर पढ़ी है। वाइगोस्की जी समाज का पारस्परिक क्रिया का जिक्र कर रहे हैं। वाइगोस्की जी कहते हैं ना कि बच्चे समाज के साथ रहकर पारस्परिक क्रिया कर कर ही अपने ज्ञान का निर्माण अच्छे से करते हैं, जिस लेवल पर है उससे उच्च लेवल पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पे पुरस्कार और दंड अभी अभी हम लोग पढ़े, नैतिकता के क्षेत्र में आ जाता है, ये ऑप्शन ऐसे ही कट गया। अनुकूलन और संगठन, अनुकूलन मतलब एडेप्टेशन, यहाँ कहाँ से आ रहा है ये? उद्दीपन और अनुक्रिया जो है ये हम लोग का लर्निंग का टॉपिक है, ये आप लोग को पढ़ाए ही नहीं है, ये ऐसे ही नहीं है, सामाजिक पारस्परिक क्रिया ही तो आ रही है इसमें। नैतिक विकास का क्वेश्चन हम रहे थे। तो कोहेल वर्ग, निम्नलिखित वर्णों को पढ़िए और कोहेल वर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। अभी अभी नैतिक तर्कना की अवस्था को पहचानना है, ठीक है। बताइए, वर्णन है, अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है, जो कानून और सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए क्या होता है? वैध होता है। क्वेश्चन क्या है? अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों, स्वचयनित का मतलब जो भी नैतिक सिद्धांत है वो हम अपने अनुसार चुन रहे हैं, किसी के आधार पर नहीं। स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है, जो कानून और सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना, ठीक है, संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है, खाली मानवता का कार्य कर रहा है। ऑप्शन है हम लोग का सामाजिक अनुबंध अभिन्यास है, दूसरा है सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिन्यास है, तीसरा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिन्यास है, और चौथा है यांत्रिक उद्देश्य अभिन्यास है। क्या होगा? क्या होगा गायत्री जी? अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है, यानी कि स्वयं हम अपने अनुसार सही कार्य का निर्धारण कर रहे हैं, किसी के अंदर रहकर या किसी के तहत रहकर नहीं, जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना, कानून को भी हम कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, समाज के नियमों पर भी हम कोई ध्यान नहीं दिए रहे हैं, संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है, यानी कि केवल हम मानवता के लिए कार्य कर रहे हैं। यह लेबल किसमें आता है? सामाजिक अनुबंध अभिन्यास में आ रहा है, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिन्यास में आ रहा है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिन्यास में आ रहा है, या यांत्रिक उद्देश्य अभिन्यास में आ रहा है? किसमें आ रहा है? मैम सार्वभौमिक नैतिक क्या बोले? सार्वभौमिक नैतिक, यहाँ पे क्या है? समाज के नियमों को, कानूनों को, सबको परे करके वो केवल क्या कर रहे हैं? मानवता के लिए कार्य कर रहे हैं इस स्टेज में, ठीक है। क्या हो जाएगा हम लोग का? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिन्यास। चलिए अब आप लोग कल को जरूर पढ़ के आइएगा, जो भी डाउट होगा, जो भी क्वेश्चन होगा वो आप हम लोग से पूछ लीजिएगा हमसे। और अब क्लास ऑफ करते हैं, अब कल होगा, ठीक है।
अब कल होगा। ओके, क्लास ऑफ करें? 7 बजे आज। यस हाँ मैम, थैंक यू मैम। हाँ, शाम को 7 बजे जुड़िएगा, ईवीएस होगा। यस मैम। ठीक है।